ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं, और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया है। क्या ये अमित शाह, प्रशांत किशोर, आप तो सबसे सीखते हैं, क्या सीखा अमित शाह से? कभी एकांत में बैठते होंगे तो सोचते तो होंगे कमबख्त सियासत क्या चीज़ है। 2009 लुधियाना रैली, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी ने ऊपर कर दिया तो कितने गुस्सा थे नीतीश कुमार। और 2019 एकदम जय वीरू राम लक्ष्मण है, तिल और गुड़ की गोंद। जो सारे इकोनॉमिस्ट टीवी डिबेट में और ओपेड में रोना रोते हैं कि ये कर्ज माफी का चलन कहाँ से शुरू हो गया, ये कल्प्रिट बैठा हुआ है। मेरे चुने हुए, बताए हुए, सिखाए हुए लोग अगर मुखिया बन जाएं तो मुझसे मेरी ताकत बढ़ेगी, और मुझे लगता है कि उससे बिहार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सही लोग चुनूंगा तो सही नीचे काम होगा। और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है तो उनको यही कंडीशन रखूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यूथ के लिए ओपन कीजिए। इज दैट अ मैसेज फॉर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव से तो मेरी इतनी बात होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल यही मेरा सवाल है अगला। हाँ। पटना में और फिर पता चला कि लालू जी तो राजी थे पर लालू के लाल राजी नहीं थे। लालू जी भी करते हैं पसंद, नीतीश जी भी बहुत पसंद। अरे कोई बात, नीतीश जी का तो पता ही है, क्यों जोड़ रहे हैं ये? मोदी जी भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और अमित शाह जी? अमित शाह भी बहुत पसंद करते हैं। नहीं, अब राज ठाकरे तो वहाँ कोई फोर्स है नहीं, वहाँ तो शिवसेना ही है। राज ठाकरे फ्रिंज एलिमेंट्स को तो क्या कह सकते हैं आप। प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को वो करण थापर वाला इंटरव्यू बार बार लगातार दिखाया 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए। सत्य है या अफवाह? ये जब आप ब्रेक के साल थे तब क्या आप ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब इसलिए उसके डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। नमस्ते। लिट्टी में घी कम था क्या? मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि पहली मर्तबा बिहार आया हूँ, पर फिर आप लोगों के खिले हुए चेहरे देखे और ऊर्जा से भरे प्रशांत किशोर से मिला तो मुझे लगा कि सब ठीक हो ही जाएगा। शुरू करें सर? बिल्कुल सर। एट योर डिस्पोजल। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू। इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू से ही शुरू करते हैं। एक ललन टॉप की सीरीज है नेताजी घेरे में। एक इंटरव्यू का जिक्र पब्लिक डोमेन में बहुत होता है, आपके मित्र का इंटरव्यू जो अचानक खत्म हो गया था, एक डायलॉग के साथ, जो जब हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी और उस तारीख को अगर संवादों के चैप्टर्स में बांटा जाएगा तो शायद एक चैप्टर भी हो दोस्ती बनी रहे। करण थापर की पिछले दिनों किताब आई और उस किताब में सोर्सेस के हवाले से, टू बी वेरी प्रिसाइज पवन के हवाले से ये जिक्र हुआ कि प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी को वो करण थापर वाला इंटरव्यू बार बार लगातार दिखाया 2014 के चुनाव की तैयारी के लिए। सत्य है या अफवाह? सत्य तो बिल्कुल ही नहीं है। वो एक बड़ी घटना है, लेकिन मेरे मोदी जी से जुड़ने से पहले की घटना है। मैं मोदी जी के ऑफिस में 2011 में आया, और ये जिस इंटरव्यू की आप चर्चा कर रहे हैं वो उसके 2-3 साल पहले की बात है। 2007, तो मतलब 4 साल पहले की बात है। उस इंटरव्यू को मैंने ज़रूर देखा होगा कई बार, लेकिन जैसे कई लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन मोदी जी को बार बार दिखाने वाली जो बात है वो करण थापर का एक अपना स्टाइल है, और ये सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स नहीं, फोर्थ हैंड सोर्स है। वो बता रहे हैं कि बुक में, जैसा मैंने कहीं पढ़ा, कि पवन जी ने उनको बताया कि पवन जी को प्रशांत जी ने बताया, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। ऐसी कोई बात है नहीं। मैं नहीं समझता हूँ कि इस बात में कोई सच्चाई है कि मोदी जी को इस वीडियो को कई बार दिखाया गया था। लेकिन एक बात में सब लोग बड़ा वजन दे के सच्चाई बताते हैं, प्रशांत किशोर के
रकीब भी और दोस्त भी। और मुझसे भी जब उन्हें पता चला कि मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूं तो बोले यार एक बात ज़रूर पूछना कि ये ऐसा क्या है प्रशांत किशोर में कि नरेंद्र मोदी से जुड़ते हैं तो उनके सबसे करीब हो जाते हैं, और इतने करीब हो जाते हैं कि जो बेहद करीब लोग हैं वो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। नहीं, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया है। नीतीश कुमार से जुड़ते हैं तो उनके इतने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट हो जाते हैं कि आरसीपी, लल्लन सिंह सब असुरक्षित हो जाते हैं। वही राहुल के साथ, वही कैप्टन के साथ। ऐसा क्या है ये, क्या है ये चार्म, क्या है ये मैजिक पोशन ऑफ प्रशांत किशोर? ये कौन से गोले से आता है पीके का ये जादू? नहीं, चार्म तो नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिवली भी आपकी बात को मैं लूँ तो मुझे लगता है कि वो मेरे में कमी है कि मैं लोगों को अपने इर्द गिर्द असुरक्षित, अगर ऐसा वो फील करते हैं तो मुझे लगता है कि आई शुड वर्क हार्डर on my skills, on my capabilities, so that people around those who I work with are much more comfortable and at ease. Sometimes it's also function of quick entry and exit. आप कहीं आते हैं और आपको एक टास्क आपके दिमाग में दिख रहा है कि 4 महीने के बाद इलेक्शंस होने हैं, तो then you start thinking in terms of minutes, hours, days. You have nothing, not a single day to lose. Then you can't be mindful of too much of what others are thinking or how they are feeling, how they would react. So as when I'm in politics, I have the luxury to think about it from more longer term point of view. I was asked this question, what is the difference between what I was doing before and now? In terms of work, nothing, except for the time. That earlier I used to think in terms of days, weeks, now I'm thinking in terms of months and years. When you have perspective of months and years, then you need to be more open and cognizant of how the ecosystem in which you operate is going to react or is taking or receiving you. When you have only 4 months, 3 months, 6 months, you can't afford to be thinking too much about ecosystem, because if you do that, then you will get distracted from the goal. So if the goal is that Nitish Kumar should become the chief minister, you have a battle in front, then you can't be mindful what his ecosystem thinks around him. You just go blind and hope that everything, whatever leader, if leader has brought you in, everyone else will have to fall in line. That's simple. Is that a message from Prashant Kishore? Fall in line or fall out? Yes, if I am helping you in elections, what I used to do, which I have stopped doing, but not as a strategist because I don't like that word. If I'm helping you in elections, yes, that's the condition, that it's going to be like a war. You have to fall in line. If not, if you're not able to do it, then please don't have me, because it will be counterproductive. पर अब तो आप उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जी। तो अब तो कुछ दोस्तियां भी कायम करनी ही होंगी। नहीं, दोस्तियां तो आप, आई एम accused of having too many friends from all sides. From Mr. Modi to Rahul to Priyanka to, so I have many friends, but I was just giving you the context. When I'm working, if there's a task, if you're at war, you can't be making friends. You are just there to win the war. If you start getting into making friends, or then in my mind, that's not the best way to go about it. प्रशांत किशोर के साथ बातचीत करने में पहला लोभ तो ये आता है कि सारे हालिया पॉलिटिकल सिचुएशंस पे सवाल पूछ लिए जाएं, शायद ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए। टीवी वाले ऐसा भी सोचते होंगे। अपन चूंकि ब्रेकिंग न्यूज़ के धंधे में नहीं है तो पढ़ते नहीं हैं। पर जब मैं प्रशांत किशोर के बारे में तैयारी कर रहा था इस बातचीत के बारे में, तो एक शाम में मुझे नज़र आया, आप जिस पार्टी में नंबर 2 हैं, मुझे नहीं पता हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट टैग, आप जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं। I'm extremely uncomfortable. I have been on record. I have clarified it कि ये this whole idea of being the Nitish successor or future or number 2, ये आपके mindset में है। मैं अभी 2-3 महीने पहले मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ। मैं बिहार को थोड़ा समझता हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि मैं नंबर 2, नंबर 3 होने के का दावा करूँ। छोटा सा एक काम पार्टी ने दिया है, यूथ को मोटिवेट करने का, उनको समझाने का, उनको प्रेरित करने का, राजनीति में जोड़ने का वो काम कर रहे हैं।
नंबर 2, नंबर 3 ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। जो लोग पार्टी में पहले से हैं, सीनियर हैं, उनसे सीखने के लिए इतना कुछ है कि, और अभी नीतीश जी हैं तो बहुत लंबे समय तक बने रहें और बिहार का विकास करते रहें। नंबर 2 की जरूरत वैसे नहीं भी है। बिहार की सियासत में दूब बने रहने के अपने फायदे हैं, पूजा की थाली में वही धरी जाती है। इज इट पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी? क्योंकि जो प्रकट दावेदार होते हैं सबसे पहले उन्हीं के खिलाफ साजिशें होती हैं। देखिए, मैं जो भी हूँ वो सामने ही हूँ, दिखता हूँ, छुप नहीं सकता हूँ। चाहे भीड़ में भी बैठा हूँ तो दिखता हूँ। वो अच्छाई भी है, मेरी ताकत भी है, वही मेरी कमजोरी भी है। तो छुप तो मैं सकता नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ना प्रैक्टिकल है, ना फिजिबल है, ना डिज़ायरेबल है। कोई अभी, जैसे मेरे खुद के संदर्भ में ही नहीं, प्रियंका जी के लिए भी लोगों ने मेरे से पूछा है तो उस पर भी मैंने कहा कि चाहे जितना बड़ा नाम हो, पहले दिन पॉलिटिक्स में आप आए और दूसरे दिन से आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बता देना या पार्टी में नंबर 1, नंबर 2 बता देना, अगर आप बता भी देंगे तो उसका कोई रियल इम्पैक्ट होगा नहीं। वो तो आपको समय के साथ जब आप डिलीवर करेंगे, जनता चुनेगी। कोई राजतंत्र तो है नहीं भाई, नीतीश जी खुद चुन कर आएंगे, इसी की क्या गारंटी है? तो नंबर 2 होने से क्या फ़ायदा है? हाँ, तो एक ही है, पार्टी अगर जीत के आएगी तो जो लोग उससे जुड़े रहेंगे वो ऊपर रहेंगे। नीतीश के साथ एक और साम्य है, उनके पिताजी भी वैद्य थे जी, और आपके पिताजी भी डॉक्टर हैं जी, डॉक्टर श्रीकांत पांडे जी। हम लड़कों की ज़िंदगी में बाप की सीख का बड़ा असर होता है। क्या है पिताजी की वो सीखें? कोई वाकया बड़े होने के दौरान, कुछ ऐसा जो मुश्किल वक्त में, और नेताओं की ज़िंदगी में तो मुश्किल वक्त इफ़रात में आता है, हौसला देता हो? मैं जो भी हूँ वो मेरे माता पिता के कर्मों की वजह से हूँ। आई बिलीव इन पावर ऑफ ब्लेसिंग्स। और मैं साधारण परिवार से हूँ, यहाँ बिहार के सरकारी स्कूल से पढ़ाई करके शुरू किया हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि जो कुछ भी बन पाया हूँ थोड़ा मोड़ा, वो मेरे पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स का ही नतीजा है। पिताजी ने तो बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। एक चीज़ जो उन्होंने सिखाई, जिसको मैं बहुत ध्यान से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, उनका ये कहना था, जब अब तो सिखाना उन्होंने बंद कर दिया है, कि जो व्यक्ति भी ऊपर है, अपने ऊपर मतलब मटेरियल टर्म में नहीं, जिस व्यक्ति ने भी अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है उसमें कुछ न कुछ खूबी ज़रूर होगी। तो आप जब उससे मिलिए तो ये देखिए कि वो खूबियाँ क्या हैं उसमें, क्योंकि हर आदमी में कमी तो होती ही होती है। तो उस चीज़ को मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि मोदी जी से मिल रहे हैं तो ये देखूँ कि ये क्या बात है कि एक प्रचारक प्रधानमंत्री बन गया। अगर लालू जी से मिलता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई इनमें क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से कि यादवों के इतने बड़े लीडर हैं, या मुख्यमंत्री बने, या बिहार के नेता बन गए। तो वो ढूंढने की जो प्रवृत्ति है, वो मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे पूरी पिताजी की मेरी सीख है। बाकी हज़ारों चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं, लेकिन एक चीज़ जो एकदम टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे ध्यान में आ रहा है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई डू, कि व्हेन आई मीट लीडर्स आई ट्राई टू सी कि व्हाट इज़ इट इन दिस गाय और दिस पर्सन हु मेक्स हिम और हर सो सक्सेसफुल, रादर देन जस्ट लुकिंग कि भाई ये इस पार्टी के हैं, इस जाति के हैं, या इस परिवार के हैं इसलिए वहाँ हैं। वो मेरा नज़रिया नहीं है। और हर व्यक्ति में, खासकर नेताओं में, जो कमियां होती हैं वो ज़्यादा दिखती हैं बड़ी, क्योंकि वो दे आर अंडर लेंस ऑल द टाइम। तो एक वो तरीका है कि आप देख सकते हैं कि भाई मोदी जी में खराबी क्या है, या फिर आप अपने दिमाग में जस्टिफाई करने लगते हैं कि मोदी जी इसलिए इतने बड़े हैं क्योंकि इस जाति के हैं, इस पार्टी के हैं। लेकिन एक दूसरा देखने का नज़रिया ये भी है कि भाई यहाँ हैं तो कुछ बात तो ज़रूर होगी। हर मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, हर प्रचारक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। तो देखने का अपना नज़रिया है। ये बात मेरे पिताजी ने सिखाई और आज तक उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ मैं। आपने मुझे दोराहे पे खड़ा कर दिया है प्रशांत। एक रास्ता जा रहा है जहां आपके सवालों, आपके जवाब से कई सवाल उपजते हैं, और दूसरा है जो मैं नक्शा लिए बैठा हूं। नक्शे पे ही चलिए, नक्शे पे ही चलें ताकि नक्शेबाजी बनी रहे। पढ़ाई कहाँ हुई? यही मैंने पहले आपको बता दिया, मैं बिहार से कहाँ पढ़ाई हुई? क्योंकि जहाँ मेरे पिताजी की पोस्टिंग रही वहाँ सरकारी स्कूल में गए। फिर यहाँ उस समय यही था, साइंस कॉलेज तब बहुत बड़ा होता था। 10वीं का एग्ज़ाम जो था, 10th का एग्ज़ाम, वो मतलब अपने आप में एक समर होता था, और परिवार के लिए एक तरह से प्रेस्टीज इशू है कि छड़ी लगती थी आपको पढ़ने के लिए? हाँ, छड़ी उड़ी तो लगी होगी, लगी होगी मतलब भुला दिया, कॉन्शियसली भुला दिया। नहीं, बहुत लगी होगी। ऐसी बातें, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार
मतलब पढ़ने और लिखने वाले नहीं थे, नंबर ठीक ठाक था। तो साइंस कॉलेज में आना था, साइंस कॉलेज आ गए। फिर पिताजी की इच्छा थी, या घर वाले जैसा बिहार यूपी में होता है कि भाई आप मैथ्स अच्छा है, वही एक सब्जेक्ट आता था, तो मैथ्स में आ गए। तो लोगों की ऐसी अपेक्षा है, मैथ्स तो अच्छा है। हाँ मैथ्स तो अच्छा है, नंबर की समझ है, नंबर की समझ है, और उसी चीज़ से सब कुछ डिराइव करते हैं, कोशिश करते हैं कि नंबर की समझ और ग्रास रूट की अंडरस्टैंडिंग को मैच करके ही जो कुछ करते हैं। तो साइंस कॉलेज आ गए। उसके बाद मतलब इंजीनियरिंग नहीं करा, आगे का रास्ता थोड़ा किसी अंकल ने नहीं बताया बेटा बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है? बहुत मेरे पिता IIT जाइए और ये कीजिए। मैथ्स में उस समय यहाँ पे बिहार बोर्ड है, तो 150 में मुझे 148 नंबर आए थे। तो स्वाभाविक है सब लोग कहेंगे कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा है, तुरंत IIT कीजिए, उसके बाद IAS बन जाइए। तो पिताजी को मतलब वो इंजीनियरिंग के जाल से बचने के लिए मैंने कहा कि उसको IIT करने में तो 4 साल लगेगा, उसके बाद फिर आप कहिएगा सिविल सर्वेंट बनने के लिए, तो इससे अच्छा ये है कि मैं 3 साल में ग्रेजुएशन कर लेता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो 3 ही साल में हो जाऊँगा IAS। तो उस चक्कर में हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन ले लिया। फिर तबीयत कुछ ख़राब हो गई तो छोड़कर चले आए, फिर अलग दुनिया हो गई। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है कि आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, फिर IAS बनिए, ट्राई कीजिए, वो नहीं फॉलो किया, तो उस हिसाब से गलती हुई। बाद में पब्लिक हेल्थ में चले गए। फिर ग्रेजुएशन यहीं बिहार से? नहीं, ग्रेजुएशन यहाँ से नहीं किया, लखनऊ में थे। फिर उसके बाद हैदराबाद चले गए, फिर US चले गए, वो अलग कहानी है। तो कोई इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है शेयर करने वाली। पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई की बड़ी दिलचस्पी है। नहीं, मैं मतलब वो कोई रूटीन फॉलो नहीं किया है मैंने। हर दूसरे साल पढ़ाई छोड़ दी, 12वीं के बाद 3 साल पढ़ाई छोड़ दी, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी। पिताजी मेरे धरने पे, अनशन पे बैठ जाते थे कि अब अगर वापस नहीं जाओगे इस साल तो अब नहीं छोड़ूंगा, मतलब अब खाना ही छोड़ दूंगा। तो वो परेशानी वाला दौर रहा है मेरे। ये जब आप ब्रेक के साल थे तब क्या आप ग्रास रूट पे क्या काम कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, जो मतलब यंग आदमी जो सब गलत कर सकता था वो कर रहे थे। मतलब इसलिए उसके डिटेल में अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मतलब 12वीं में आप समझिए अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है और आप डॉक्टर के लड़के हैं, जहाँ पढ़ाई ही एक चीज़ आती है और एक ही चीज़ लोगों को समझे कि भाई पढ़ लिख के आप नौकरी पाइए, शादी कीजिए, उस तरह की बात, तो परिवार के लिए तो बहुत परेशानी की वजह और सबब आप बन जाएंगे। मेरे साथ भी रही है। मेरे पेरेंट्स दे हैड वेरी पेशेंट विथ मी। लेकिन ठीक है, वो अंदर मतलब एजुकेशन सिस्टम में जाने और आने का क्रम बना रहा। गिरते मरते पोस्ट ग्रेड कर लिया, फिर UN में चले गए, लकी रहे, वहाँ नौकरी मिल गई, तो फिर काम शुरू कर दिया। कोई उस समय यहाँ पे राबड़ी जी चीफ मिनिस्टर थी, तो मेरी पोस्टिंग हैदराबाद में हुई थी, और बिहार में कोई आने को तैयार नहीं था। पोलियो उस समय एक बड़ा प्रोग्राम चलता था, पोलियो इरेडिकेशन वाला, तो उस चक्कर में यहाँ भेज दिया। किसी ने पूछा भाई कोई बिहार जाने वाला है, तो मेरे लिए ठीक हुआ, तो मैं यहाँ आ गया। यहाँ पर 2 साल UN में काम किया, कुछ थोड़ा बहुत ठीक किया होगा तो इंडिया ऑफिस से लोगों ने बुला लिया कि भाई अब यहाँ कर रहे हो तो इंडिया आ जाओ। इंडिया कंट्री ऑफिस चले गए, तो वहाँ पे रहे 2 साल, फिर वहाँ से US चले गए। फिर US गए तो ऐसा लगा कि ये तो ठीक नहीं है, मतलब हेडक्वार्टर में मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई कोई फील्ड पोस्टिंग दे दीजिए। तो मेरे साथ जो यहाँ इंडिया में काम करे हुए एक इटालियन सज्जन थे, उन्होंने ऐसे मिल गए US में ऑफिस में, UN ऑफिस में ही। उस समय वो चाड में थे, साउथ वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका है, ज़्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होगी। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि वहाँ आ जाओ, तो कोई जाना नहीं चाहता था। तो मैंने कहा डिवीज़न हेड बना दोगे तो आऊँगा, नहीं तो वाई शुड आई कम। तो 4-5 महीने के बाद वहाँ से ऐसे ऑफ़र आ गया, तो आई वॉज लकी, आई वेंट देयर। उसके बाद फ्रेंच सीखी, क्योंकि वो फ्रेंकोफोन वर्ल्ड है। तो जितनी बार यहाँ वापस आए तो मेरे पेरेंट्स ने बताया लड़का अफ्रीका में है, तो लोग कहते हैं कहाँ, नाइजीरिया में है? नहीं, नाइजीरिया में नहीं है भाई। अच्छा, साउथ अफ्रीका में होंगे? नहीं भाई, साउथ अफ्रीका में भी नहीं है। केन्या में है? मतलब जो एंग्लोफोन कंट्रीज़ हैं इंडिया में, तो लोग उन्हीं कंट्रीज़ को जानते हैं, बेनिन, टोगो, माली, मॉरिटेनिया, गिनी, गाम्बिया, सेनेगल, ये नाम आप जानते नहीं होंगे। तो उस फील्ड में रहे, 3.5-4 साल रहे वहाँ पे, लगातार काम किया, वहाँ समझने की कोशिश करी। और वहीं बैठे बैठे एक दिन जब अब वहाँ टर्म पूरा हो गया था, जिनीवा शिफ्ट हो रहे थे, तो एक पेपर लिख दिया माल न्यूट्रिशन पे गुजरात को की शिकायत करते हुए। तो वहाँ से मोदी जी के संपर्क में आ गए। तो एक्चुअली कोई मोदी जी की क्रिटिसिज्म नहीं लिखी थी मैंने। आई हैव रिटन ए पेपर अबाउट
malnutrition in rich high growth states of India. तो उसमें 4 स्टेट्स का कंपैरिजन है malnutrition vis-a-vis economic indicators, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका. And Gujarat was like at the bottom even among those 4 states. तो उनके ऑफिस से फ़ोन आ गया 2011 में, इसलिए नहीं कि उनकी कोई माल न्यूट्रिशन में बहुत दिलचस्पी थी कि नहीं, वो एक अलग विषय है, इसलिए कि भाई कौन आदमी ऐसे बेवकूफ़ की तरह लिख रहा है, गुजरात की शिकायत कर रहा है. फिर उनसे धीरे धीरे संपर्क हुआ. टू हीज़ क्रेडिट ही गेव द ऑप्शन कि भाई आइए काम कीजिए, शिकायत क्यों कर रहे हैं. 1-1.5 साल तक बात करते रहे, क्योंकि नौकरी थी, परिवार है, उसको पालना पोसना है. घर वाले फिर वही धरना प्रदर्शन कि भाई ये नौकरी वोकरी छोड़ के यूएन में डिप्लोमेट हो गए हो, अच्छी खासी सैलरी वैलरी मिल रही है, बड़े आदमी हो गए थे वहाँ पे, अरमानी खरीदना शुरू कर दिया था, तो बढ़िया सूट वूट पहनना, ब्रांड की समझ हो गई थी. तो फिर आदमी को लगता है भी वो सब छोड़ के यहाँ आके कैसे रहोगे, तो फिर वापस सरोजनी नगर में आने, सरोजनी नगर से खरीदने वाली प्रक्रिया चालू हो गई. तो खैर मोदी जी से बात हुई, 1 साल तक बात चलती रही, तो ये तय हुआ कि भाई मैं वो सब छोड़ देता हूँ, बाकी मैं बदले में आप मुझे हायरार्की का मौका हिस्सा नहीं बनाएंगे, आई विल वर्क डायरेक्टली विथ यू, एंड दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्टेड. प्रशांत किशोर, ये सुनने में बड़ा आसान लगता है, आई विल वर्क डायरेक्टली विद यू, किसी हायरार्की का हिस्सा नहीं, पर ये तो बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी राज़ी नहीं हुए किसी और के लिए. इसीलिए मेरा पहला सवाल भी वो था कि ये जो आपने बड़ा ऋजु रेखा में बता दिया, पर्चा लिखा, वो बोले आलोचना क्यों कर रहे हो, आओ, आपने कहा, इस तरह की कहानियाँ सर्कल्स में सुनाई जाती हैं कि इकलौता व्यक्ति जो मुख्यमंत्री आवास में रहता था और वहाँ से ऑपरेट करता था. हाउ? अब मुझे पता नहीं है कि हाउ, मैं अब उनसे मिला तो कोई मंतर तो फूंक के आप नहीं मारते होंगे, काम ही करते होंगे. देखिए, मैं गुजरात का हूँ नहीं, उनकी जाति का हूँ नहीं, संघ से आता नहीं हूँ. ज़्यादातर ये सब आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है ताकि लोग आप पर विश्वास कर सकें, आपसे सुन सकें. कुछ बातें आप मतलब वही वो मैच मेकिंग के पैरामीटर्स क्या थे, मुझे पता नहीं है क्या है वो. अगर कुछ हैं तो वो खूबी मोदी जी में है, मुझ में नहीं है, कि उन्होंने देखा कि भाई इस लड़के में कुछ क्षमता होगी. मैं तो वही था जो आज हूँ, जो पहले था. मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं. जिस तरीके से मैंने डाटा एनालाइज किया होगा उनको अच्छा लगा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े लोग डाटा देख के और पेपर देख कर लोगों को आपने ठीक कहा, क्योंकि हमारी तो उतनी क्षमता नहीं है. बहुत बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग आते हैं, मिलते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ देखा होगा. और फिर वहाँ से हर दिन का संघर्ष है. मैं अपने लोगों को भी बताता हूँ, ऐसा नहीं होता है कि आप आए और किसी के एडवाइज़र बन गए. आप शुरू करते हैं तो आए माल न्यूट्रिशन पे काम करने, 3-4 महीने अभी तैयारी ही कर रहे थे, तो 4 महीने बाद उनको तुगलक एक पेपर है साउथ में, फेमस पेपर रहा है मोदी जी के, उसके एडिटर मोदी जी के बहुत प्रिय थे, चो रामास्वामी जी. तो चो रामास्वामी जी के इनवाइट पे मोदी जी अप्रैल 2011 में जा रहे थे बोलने. तो उनकी टीम थी 4 लोगों की, 5 लोगों की पहले से बहुत क्वालिफाइड टीम जो उनकी स्पीच लिखती थी. तो उन्होंने, उनके मन में कुछ आया होगा, बोला कि भाई मैं यूएन में भी स्पीच लिखता था अपने सीनियर्स का, ऑफिस हेड्स वगैरह का. तो उन्होंने कहा कि चूँकि अंग्रेजी में वो पूरी लिखी जानी है, तो प्रशांत किशोर को भी इसमें बैठाइए. तो मैं भी बैठा, मैंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा उस स्पीच में. तो एज इट टर्न आउट कि जो मैंने लिखा होगा उनको अच्छा लगा और उन्होंने बोला, उसको काफ़ी उनको अप्रिसिएशन मिला, तो उनके स्पीच लिखने वाली टीम का हिस्सा बन गए. फिर किसी दिन कहा कि अच्छा आप तो वहाँ यूएन में डाटा वाटा देखते थे, ज़रा देखिए सर्वे आया है, इसको ज़रा इंटरप्रेट करके दिखाइए. तो उनकी टीम ने भी किया होगा, हमने भी किया होगा. तो जो मैंने बात कही होगी उनको कनेक्ट करी, तो फिर एक स्टेप और हो गया, चलिए भाई अब डाटा डिवीज़न भी इनके पास होगा. उस समय मोदी जी बहुत बड़े लीडर थे, लेकिन ही वॉज नथिंग कंपेयर टू व्हाट ही बिकेम इन 2014. और मीडिया से एक वो पराया वाला बात थी, मीडिया उनसे जुड़ना नहीं चाहती थी. तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो वहाँ से रहे हैं, आप अमेरिका में, तो डायरेक्ट संवाद का क्या उपाय है. तो पहले से उनके पास 2009 से फेसबुक था, उसका यूज़ नहीं करते थे. तो मैंने कहा सर इसको ट्राई किया जा सकता है. तो मैंने वो शुरू किया, तो उसमें ट्रैक्शन मिला, तो एक नई दुनिया चालू हो गई. ऐसे मतलब डेली बेसिस पे यू हैव टू डू समथिंग एंड बेटर समबडी हु ऑलरेडी एग्जिस्टेड. इट नेवर हैपन्स कि आप जाइएगा और कोई आपको एडवाइज़र बना देगा, कोई आपको ये कहेगा कि चलिए अब आज से आप हमको डिक्टेट कीजिए और आज से आप हमको एडवाइस कीजिए. बाकी के जो काम है लेटर ऑन, संघर्ष तो हमेशा रहा है, लेकिन उनके पास फिर भी रेफरेंस पॉइंट है कि भाई मोदी जी के एडवाइज़र थे, मोदी जी के साथ रहते थे, मोदी जी का काम किया है. लेकिन पहला जो दौर है, पहला 1-1.5 साल का,
वो मतलब हर दिन की है, एक एक स्टेप करके ही आप आते हैं और धीरे धीरे आपका एरिया दायरा काम करने का बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे आप डिलीवर करते हैं डेली बेसिस पे, तो आपकी सामने वाले की आप पे विश्वास सामने वाले का है वो बढ़ता जाता है। बढ़ा, खूब बढ़ा। 2014 के नतीजे आए 16 मई 2014। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मतलब उनके साथ बैठ के रिजल्ट देखा, पेड़ा खाया बैठ के साथ में जब रिजल्ट आ रहा था, तो बाकी उसके बाद सब ठीक ही रहा। चुनाव से पहले मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ, मेरे उनसे अगर आपका सवाल है कि सेपरेट क्यों हो गए, तो चुनाव से पहले से एक हम लोग की थिंकिंग रही है जो उनके साथ को डेवलप हुई कि इंडिया में लेटरल एंट्री की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जी, अगला सवाल भी वही था। थैंक यू। हाँ, तो ये जो आप पढ़ते सुनते हैं अमित शाह कोई पोस्ट, ये वजह नहीं है। सेपरेशन की वजह ये है या रही उस समय कि एक संस्था हम लोग बनाना चाहते थे, और इसका ऑन रिकॉर्ड है क्योंकि वी वर डूइंग विथ 2 वर्ल्ड्स लीडिंग एजेंसीज, एक्सेंचर एंड मैकेंजी, जिसमें कि एक संस्था ऐसी बनाई जाए जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का आर्म हो, जो कि यंग people from outside government ecosystem would have come, worked and gone as and when they would have liked. It's like creating the parallel of what CAG and IPAC was in political campaigning. We wanted to create a similar thing in governance. उस पर उनकी अप्रूवल भी थी, साथ में बनाया भी गया था, काफ़ी पैसे खर्च किए गए। मैंने अपने ज़िंदगी के 1 साल उसमें लगाए थे 2012 के आसपास। और ऐसी हम लोग की सोच थी कि CAG will seamlessly, if not the people, at least in terms of concept, will become part of governance. मई के बाद 1-2 महीने तो उनकी अपनी व्यस्तता बहुत, अब अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो आपके पास 1 लाख काम हो जाता है, तो साथ में ही थे, बातचीत होती ही रही। फिर उसको क्या करते हैं, इस कैबिनेट में लेते हैं, उस कैबिनेट में लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा मतलब ये रेजिस्टेंस रहा कि 1-2 महीना थोड़ा समय दे दीजिए। और मैं बाय नेचर, मेरे में बहुत भारी दिक्कत है, मैं इम्पेशेंट आदमी हूँ। तो कहीं मुझे लगता है सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने उनको कहा होगा कि भाई मतलब आपने CAG बनाते समय तो पूछा नहीं, और वो उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि जो आदमी अब पहली बार प्रधानमंत्री बना है वो तो ये सोचता है भाई पहले मैं अपने आप को स्थिर कर लूँ, समझ लूँ, इतना बड़ा तंत्र है, ये एक नई व्यवस्था आप खड़ी करने की बात कर रहे हैं। और मुझे था ऐसा कि नहीं, अब इसको तुरंत कीजिए। तो कहीं अक्टूबर नवंबर में मुझे ऐसा लगा कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, तब फिर मैं अपना रास्ता खुद ही मुझे देखना पड़ेगा। तो पहली बार मैं नीतीश जी से नवंबर में मिला, उससे पहले मैं नीतीश जी से कभी नहीं मिला हूँ। उस समय नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं थे, मांझी जी मुख्यमंत्री थे। तो इनसे एक बार मैं वही पवन वर्मा जी के घर पे मिला, और एक ही मीटिंग हुई, और आप उसको मंत्र कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, उन्होंने कहा कि बस आप आइए, और अगर आप आके पहली नज़र का प्यार, हाँ पहली नज़र का प्यार कह सकते हैं। मोदी जी के साथ भी पहली नज़र का, आई बैक माई इंस्टिंक्ट, आई एम इंट्यूटिव पर्सन, और मुझे लगता है कि अब इस आदमी के साथ काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ। फिर ज़्यादा नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, प्रशांत पेड़ा खा लो, बैठ के बात करते नहीं रोका, इसलिए कि मैं नवंबर में नीतीश जी से मिला। अगर आप मेरा डेट देखिएगा, 2 जून 2015 इज़ व्हेन आई केम टू बिहार। तो मैं नीतीश जी से एडवाइस तो इनको कर रहा था या उनके साथ मिलके काम कर रहा था, लेकिन मैं फाइनली शिफ्ट मैं यहाँ हुआ हूँ 2 जून 2015 को। तो 6 महीने का फेज है जिसमें कि उनसे बातचीत चलती रही, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भी थी कि भी ठीक है, जाके इनको ट्राई करना चाहते हो। वो मेरा स्वभाव जानते हैं, मैं उनका स्वभाव जानता हूँ, वो भी मेरा स्वभाव जानते हैं, और इट इज़ ऑल क्रेडिट टू हिम। अगर उन्होंने मेरे में कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी तो बुराइयों को भी देखा होगा। उनको इस बात का एहसास होगा कि आई एम नॉट एन ईजी गाई टू वर्क विथ। तो उनको लगा होगा कि भाई अब कोई ज़रूरत है नहीं ऐसी इनकी भारी, और कुछ अब उनके सिस्टम में भी रेजिस्टेंस रहा कि भाई आप इस तरह का अगर पैरेलल बना दीजिएगा। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले 10 पोस्ट के लेटरल एंट्री के लिए एक एडवर्टीजमेंट आया था जी, और जितना हल्ला गुल्ला उस पर मचा, ब्यूरोक्रेसी पूरी ब्यूरोक्रेसी खड़ी हो गई, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जो बेस्ट टैलेंट है वो गवर्नमेंट में है ही नहीं। आप जरा समझाइए मुझे लॉजिकली
कि आज कोई ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है, वो ट्रांसपोर्ट की विधा को समझता है, कल वाटर रिसोर्सेज हो गया तो पानी की भी समझ उसी को हो गई। आपने एज ए रिसर्चर जिंदगी भर वाटर सप्लाई पे काम किया है, लेकिन आपको सरकार या तंत्र ये कह रहा है कि आपको पानी की समझ नहीं है। भारत का लड़का इंडिया के वर्ल्ड के बेस्ट इंस्टीट्यूट में अगर वाटर पे काम कर रहा है, सैनिटेशन पे काम कर रहा है, एनवायरनमेंट पे काम कर रहा है, फिजिक्स पे काम कर रहा है, साइंस पे काम कर रहा है, उसको देश में आकर काम करने का कोई मौका नहीं है। और अगर आएगा भी तो वो उस सेक्रेटरी का असिस्टेंट है जिसको कुछ समझ नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ही इज ए सिविल सर्वेंट। और कल तक टेक्सटाइल में सेक्रेटरी था, आज हेल्थ का सेक्रेटरी हो गया, तो वो टेक्सटाइल भी उतना ही समझता था जितना हेल्थ समझता है। और आपने ज़िंदगी भर हेल्थ पढ़ी तो आपको कोई समझ नहीं है। ये व्यवस्था की कमी है। अगर आप देखेंगे वेस्ट में मैच्योर डेमोक्रेसीज में, तो अगर सीडीसी वहाँ है यूएस में, तो हेल्थ के जो क्रिटिकल इश्यूज हैं वो उनसे डिसाइड किया जा रहा है, सिविल सर्वेंट नहीं डिसाइड कर सकते हैं। ये यहाँ की, और मुझे मेरा पूर्ण विश्वास है इस चीज़ में कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी इंडिया में मैच्योर होगी ये चीज़ सुधरेगी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत लंबा आंसर नहीं देना चाहता हूँ। थियोडोर रूजवेल्ट, पहले वाले, सेकेंड वाले नहीं, at the turn of the century he was the president of US and he wanted to have 6 professionals as what he called brain trust when he became president. और व्हाइट हाउस में उस समय फेडरल बजट में 6 लोगों को सैलरी देने और एम्प्लॉय करने की व्यवस्था नहीं थी। वो पहली व्यवस्था उन्होंने क्रिएट की। When Obama became president, close to 3,000 professionals moved with him. इतना चेंज हो गया 100-125 साल। And they were part of his campaign team? It's not about campaign team. The setup in government is such that they bring 3,000 young or old the professionals, the specialists. भारत में जब प्रधानमंत्री बदलता है तो 4 अफसर बदलते हैं। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी पहले पुलक चटर्जी थे, अभी मान लीजिए नृपेंद्र मिश्रा जी हो गए। मान लीजिए कि पहले वाले बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट नहीं थे, तो दूसरे वाले कितना ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाएंगे, क्या चेंज हो जाएगा? ज्वाइंट सेक्रेटरी आप नहीं हैं, हम हो गए, हम नहीं होंगे, ये हो जाएंगे, तो कॉम्पिटेंसी का फर्क पड़ेगा, लेकिन उससे कोई बहुत आमूलचूल परिवर्तन इसलिए आपको डिलीवरी में दिखती नहीं है। एक व्यक्ति जो पहले से वहाँ पर है उसको आप किसी दूसरे से रिप्लेस कर दीजिएगा तो वो काफ़ी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि देश में लेटरल एंट्री की व्यवस्था होगी। और एक और बात आप समझ लीजिए, देश में जो बड़े काम हुए हैं, आप टेलीकम्युनिकेशन देख लीजिए, उसको लीड किया किसने? सैम पित्रोदा, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। पूरा जो अमूल आप देखते हैं, जो व्हाइट रेवोल्यूशन देश में हुआ, उसको किसने किया? कुरियन, ही वॉज ए लेटरल एंट्रेंट। उससे पहले आप स्पेस देख लीजिए, विक्रम साराभाई, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। यू लुक एट अब्दुल कलाम, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। द मिसाइल टेक्नोलॉजी व्हाट वी गेट। आप हरित क्रांति देख लीजिए, स्वामीनाथन, ही वॉज नॉट ए सिविल सर्वेंट। अगर 5 बड़े क्रांतिकारी चीज़ अगर आपको स्वतंत्रता के बाद लिस्ट करने हो तो ये 5 करेंगे: स्पेस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, मिसाइल, ग्रीन रेवोल्यूशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड मिल्क। All these 5 were led by people who came laterally. They were not part of the system. आप समझिए कि अगर ऐसे, और अभी रिसेंट जो आधार है UID, नंदन नीलकर्णी, अगर 6 लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, आप इमेजिन कीजिए अगर 600 लोग आए होते तो कई और फील्ड्स में हम लोगों ने रेवोल्यूशनरी चेंज देखा होता। बहुत टैलेंटेड इंडियंस बाहर बैठे हुए हैं, उनको यहाँ आकर काम करने की कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। बहुत होगा तो आप आकर एडवाइजर बन जाइएगा, पेपर लिखिए, सामने वाले की, मिनिस्टर की या सेक्रेटरी की इच्छा है तो मानेगा, नहीं इच्छा होगा तो नहीं मानेगा, आप फ्रस्ट्रेट हो गए वापस चले जाइएगा। आप नीतीश सरकार में एडवाइज़र थे? बिल्कुल था। यही एक्सपीरियंस किया जो अभी अभी बोला है? नहीं, ये उस समय ये बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो बहुत पावर दिया था। मैंने वहाँ, जो मैं वहाँ बनाना चाहता था वो यहाँ पे उन्होंने बिहार विकास मिशन बनाने की शुरुआत भी की। लेटरल एंट्री हो रही है बिहार में? लेटरल एंट्री हो रही है, नॉट एट द स्केल एंड द कैलिबर विच आई वांटेड, लेकिन उसके लिए नीतीश जी का दोष नहीं, दोष मेरा है, मैं छोड़कर चला गया। 2015 में उन्होंने मुझे एडवाइज़र भी बनाया था और बिहार विकास मिशन की, क्योंकि मैंने शर्त ही यही रखी थी कि मैं आपकी मदद करूंगा तो आप जीतने के बाद जिस मुद्दे पे मैं मोदी जी को छोड़ रहा हूं, इस चीज़ को आप कीजिएगा। तो उन्होंने किया। मैं जीतने के 1 महीने के अंदर उन्होंने बिहार विकास मिशन भी बनाया, उसमें लेटरल एंट्री अलाउ भी करी, मुझे उसका हेड भी बनाया एडवाइज़र बना के, लेकिन मैं फिर छोड़कर चला गया।
वो मेरे में कमी है, मैं छोड़कर चला गया था फिर, लेकिन उसके बाद जिस ट्रेजेक्ट्री पे वो चलना चाहिए था वो नहीं चला है, क्योंकि जो लोग यहाँ थे अब उसके हिसाब से उसको स्केल डाउन कर दिया है इन टर्म्स ऑफ कैलिबर, हाइप, विजिबिलिटी, इम्पैक्ट एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन व्यवस्था है, आज भी है, चीफ मिनिस्टर उसके हेड हैं और सारे मिनिस्टर्स उसकी कार्यकारी समिति की बैठक होती है और बिहार के ज़्यादातर जो विकास के बड़े मुद्दे हैं वो सब उसके अंदर आता है। अगर इसको ठीक से किया जाए तो मुझे लगता है उसमें जो मेरी सोच थी कि 2-2.5-3 हज़ार बिहार के टॉप टैलेंटेड जो लड़के हैं पूरे देश से या बाहर से आकर बिहार में कुछ समय काम कर सकते हैं और उससे बिहार को फ़ायदा होगा। ठीक से किया जाए जी। क्यों नहीं किया जा रहा है? अब क्यों नहीं किया जा रहा है, इसलिए कि आप तो मेरी सोच थी, मैं छोड़कर चला गया, नीतीश जी ने किया है। और देखिए इन चीज़ों को करने में डिकेड्स लगते हैं। नहीं, दरअसल ये प्रशांत, मैं ये सवाल इसलिए इतना फैला के पूछ रहा हूँ क्योंकि यूथ इन पॉलिटिक्स आपका प्रोजेक्ट है। नहीं, यूथ इन पॉलिटिक्स इससे अलग है। जी बिल्कुल अलग है। प्रशांत किशोर उससे जुड़े हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे लोग आएँ, विज़न के साथ आएँ। तो जो लोग प्रशांत किशोर के आह्वान पे इस कंसेप्ट में भरोसा करते हुए आते हैं या आना चाहते हैं, उन्हें ये समझना होगा कि ये मैकियावेलियन जो पॉलिटिक्स होती है कि आप क्या करना चाहते हैं और फिर क्या करते हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार कह रहे हैं मैं छोड़ के चला गया, मैं इम्पेशेंट हो गया, सिस्टम की बात हो रही है, ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है। तो इन लोगों की तालीम का वो भी बड़ा अहम हिस्सा है ना कि आप क्या करना चाहते हैं और सिस्टम में कैसे होता है। बिल्कुल। जो मेरा पहला था, जो मैं इससे पहले करता था, वो ये था कि CAG और IPAC के अगर आप रिटन विजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा था, क्रिएटिंग ए प्लेटफॉर्म फॉर यूथ हु वांट्स टू बिकम द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोसिस्टम विदाउट नेसेसरली ज्वाइनिंग ए पॉलिटिकल पार्टी। अगर आपको CAG या IPAC जैसी संस्थाओं में, जिन्होंने कि बड़े पैमाने पे ये कैंपेन्स करे हैं या आज भी लोग कर रहे हैं, उसमें ये प्री रिक्विजिट था कि आपको पॉलिटिक्स में नहीं रहना है। फिर मेरा अपना एक्सपीरियंस 4-5 साल का ये रहा कि आप चाहे जितना एडवाइस कर लें, जो आपका बात जीतने के बाद माने या ना माने, क्योंकि मेरे पास एग्जाम्पल दोनों ही था। मोदी जी ने टेम्पररी तो उस समय बात नहीं मानी, नीतीश जी ने मानी, लेकिन दोनों ही स्थिति में मैं वो अचीव नहीं कर पाया जो मैं चाहता हूँ आइडियली। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे खुद ही करके देखना चाहिए। अगर मैं वहाँ खुद रहूँगा तो मैं इसको खुद करूँगा जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। जब पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है तो उसमें एक ये प्रयास वही है कि यूथ को जोड़ा जाए। यूथ को क्यों जोड़ा जाए? क्योंकि आपको हमको ये पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे जो पॉलिटिकल स्पेस है वो सामान्य परिवार के बच्चों के लिए क्लोज होता जा रहा है। मैं अभी आने से पहले कुछ प्रोफेसर से मिल रहा था, उनको मैं इंटरेस्टिंग एक डाटा मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। 1952 की जो लोकसभा थी उसमें 40 साल से कम के MP उनकी संख्या 26% थी। आज की जो लोकसभा है उसमें 40 से कम का जो MP है उसकी संख्या है 7.6%, मतलब 1/3 हो गई। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी भयावह डाटा नहीं है। उसमें रियल भयावह बात यह है कि 7.6% जो बिलो 40 MP हैं आज देश में, 67% ऑफ देम आर बिलोंगिंग टू सम पॉलिटिकल डायनेस्टी। मतलब 2% MP ही 40 से नीचे वाले ऐसे लोग हैं जो कि किसी पॉलिटिकल डायनेस्टी से या पॉलिटिकल परिवार से नाता रिश्ता नहीं रखते। दूसरा, पहले 3 लोकसभा में 52, 57 और 62, 70 से ज़्यादा एज वाले लोग MP करीब करीब नेग्लिजिबल थे, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज लेस देन 1%। आज वो संख्या करीब करीब 17%। जो पॉलिटिक्स में आया अब वो छोड़ के जाना नहीं चाहता है, और 70-80 के बाद छोड़ता तब है जब रिले रेस की तरह अपना बैटन अपने लड़के को, भतीजे को, भाई को, बेटा को पास करता है। दिस टू माई माइंड इज वेरी वेरी डेंजरस इन मीडियम टू लॉन्ग रन। If you do not let people from outside come and join politics, it will seriously compromise the talent, effectiveness of the system, and you will never get real meritorious people to become part of the political system. अब एक समस्या है, जनरल परसेप्शन बन गया है कि कास्ट की वजह से, पैसे की वजह से या पॉलिटिकल सिस्टम में जो पैट्रोनेज है उसकी वजह से कोई नया आदमी ट्राई ही नहीं करना चाह रहा है कि हम पॉलिटिक्स में आएँ। तो मेरा ये प्रयास है कि यूथ इन पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं लड़कों से मिलूं, उनको बताऊं अपने अनुभव के आधार पे
कि भाई संभव है, आपके पास कास्ट हो ना हो, पैसा हो ना हो, आपके पास मसल पावर हो ना हो, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। कोई रोक नहीं सकता है। अगर आप में क्षमता है तो ये कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत मैं बिहार से कर रहा हूँ, जहाँ मैंने कमिट किया है कि अगले 2 साल में 1 लाख ऐसे लड़कों को ढूंढना, प्रेरित करना, ताकि वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। और उससे जो बड़ी बात है, ज्वाइन कराना तो आसान है, कि उसमें से 10,000 से 15,000 बच्चों को चुनावी राजनीति में उतारना, उनको चुनाव लड़ाना। अब 10 से 15,000 लोग MP MLA तो बनेंगे नहीं, इसलिए मैंने यहाँ व्यवस्था अब बनाने की प्रयास जो मैंने शुरू करी है कि जो पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिसमें जिला परिषद है, मुखिया हैं, वार्ड है, जिला चेयरमैन हैं, इनको लड़ाया जाए और इनको जिताया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सही बदलाव तब होगा जब 8,800 मुखिया जो यहाँ जीत कर आए हैं, उसमें से 4,000 5,000 लोग मेरे चुने हुए, बताए हुए, सिखाए हुए लोग अगर मुखिया बन जाएं तो मुझसे मेरी ताकत बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि उससे बिहार के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैं सही लोग चुनूंगा तो सही नीचे काम होगा। और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है। ये तो बहुत लंबा आपने खींच दिया, बहुत दूर तक। तो बहुत लंबा ही है ना, मेरे लोग, मेरी ताकत, बिहार की ताकत, मतलब व्हाट्स रॉन्ग इन इट? रॉन्ग ये है कि मैंने ये कहा है कि अगले 10 साल तक मैं पार्लियामेंट नहीं जाना चाहता हूँ, मैं राज्यसभा नहीं जाना चाहता हूँ, लोकसभा नहीं लड़ना चाहता हूँ। इसलिए विधायक तो ऐसा कुछ अभी सोचा नहीं है, अगर पार्टी कहेगी तो लड़ेंगे। लेकिन सॉरी, हाँ, अगर कहेंगे, पार्टी वाले कहेंगे तो लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर तो आप ही पार्टी हैं, आप उपाध्यक्ष हैं। नहीं, हम पार्टी नहीं है। पार्टी तो नीतीश कुमार और उनके साथ सारे लोग हैं। ललन सिंह कहेंगे तब लड़ेंगे, नीतीश जी कहेंगे? कहने की बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ ये सही रीजन से ये बात जुड़ी हुई है जो आप कह रहे हैं कि आप छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए मैं लोगों को आपने कहा नहीं, मैंने आपने ठीक कहा जी। इसलिए मैं बार बार लोगों को एश्योर कर रहा हूं कि नहीं भाई, 10 साल कोई भी पद मिले, अब बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, ये काम करेंगे। क्योंकि अगर आप मेरे कहने पे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आपकी हैंड होल्डिंग, आपको सिखाना, आपको समझाना, आपकी ताकत में अपनी ताकत जोड़ना, अपनी समझ जोड़ना, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक कम से कम कुछ प्रोग्रेस कर पाए, उसके लिए मैं कमिटेड हूँ। ऐसा नहीं होगा कि कल जाकर मोदी जी का कैंपेन करने लगे। कैंपेन से पूरी तरह से ऑफिशियली संन्यास ले लिया मैंने। सितंबर 2016 को कह दिया, अब चाहे राहुल गांधी कहें या मोदी कहे या कोई कहे, अब मुझे वो कैंपेन काम करना ही नहीं है। मैं जो काम कर रहा हूँ, मेरा अभी फोकस यही है कि जो लड़का जिसके पास कोई बताने वाला नहीं है, अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है, मुखिया बनना चाहता है, कॉलेज में राजनीति करना चाहता है, जिला परिषद जीतना चाहता है, MLA बनना चाहता है, मैं उसकी मदद कैसे करूं, ये मेरा अभी प्रयोजन है। और जनता दल यूनाइटेड ने जगह दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, तो मैं उसका यूज़ कर रहा हूं। दूसरे लोग देंगे तो उनका भी करेंगे, लेकिन काम यही करेंगे। अगर दूसरे लोग मतलब तेजस्वी यादव देंगे तो नहीं, यहाँ पर तो जैसे हम तो जनता दल यूनाइटेड में हैं, तो दूसरे के साथ ना कि दूसरे लोग मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग के साथ हैं। अच्छा, पर वो तो बदलती रहती है ना राजनीति में। ये भी सही बात है। तो जनता दल यूनाइटेड के बदलते हुए फ्रेंड लिस्ट में जो लोग अगर ये मौका देंगे कि भाई अगर कल होके न्यूक्लियस यही रहेगा, JDU, बाकी जो नए दोस्त जुड़ेंगे उनके साथ सल्ली मुल्ली होती रहेगी। जो दोस्त जुड़ेंगे और अगर वो कहते हैं कि प्रशांत जी आप हमारी मदद कीजिए, तो उनको यही कंडीशन रखूंगा कि आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को यूथ के लिए ओपन कीजिए। इज दैट अ मैसेज फॉर तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव से तो मेरी इतनी बात होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल, यही मेरा सवाल है अगला। पटना में उतरते ही प्रशांत, सबसे पहले तो शुक्रिया। मैं शायद पहली दफ़ा किसी को इंटरव्यू लेते वक्त शुक्रिया बोल रहा हूँ। पॉलिटिशियंस आर वेरी गार्डेड, दे आर वेरी गार्डेड, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि दे आर स्केयर्ड कि उनके रियल इमोशंस बाहर ना आ जाएं, उनके इंटेंशंस ना प्रकट हो जाएं। यू आर नॉट लाइक दैट, सो इट्स अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। थैंक यू। पटना में उतरते ही बताया गया, दिल्ली में भी सुन रहा था, अब कि तब, तब कि अब। प्रशांत रिम्स में जाके मिले लालू जी से, मुंबई जाके मिले, सिक्का बदलने वाला है। और फिर पता चला कि लालू जी तो राजी थे, पर लालू के लाल राजी नहीं थे। नहीं, देखिए, मैं यहाँ 2 साल तक, सच्चाई ये है कि मैं जब यहाँ से छोड़कर गया
तो 2 साल तक यहाँ वापस बिहार आया नहीं। बीच में 15 से 17 तक मैं बिहार आया नहीं। 17 पिछले साल मार्च में मेरी फिर से नीतीश जी से बातचीत हुई किसी संदर्भ में, और उसके बाद मैं आया था 2-4 बीच बीच में तो इनबॉक्स होता होगा? नहीं कोई, मैं अपने काम में व्यस्त था, तो और वो उन्होंने अपना जो भी डिसीजन वगैरह लिया वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल डिसीजन है भाजपा के साथ जाने का। लालू जी से मेरा लालू डू नॉट एग्री विद इट एट ऑल? देखिए, पॉलिटिकल डिसीजन है, बिहार के नज़रिए से ठीक है, लेकिन अगर आप नीतीश जी के व्यक्तिगत पॉलिटिकल नज़रिए से देखेंगे तो ठीक और ख़राब कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ थे राष्ट्रीय मुश्किल क्यों है? प्रशांत किशोर तो बहुत साफगोई से बात करते हैं। साफगोई से ही कह रहे हैं आपको कि ठीक और गलत का तो कोई पैमाना है नहीं, लेकिन जो लोग उनको मोदी के चैलेंजर के तौर पर देखते थे, या समवन हु कुड इमर्ज एज ए चैलेंजर टू मोदी, उनके लिए डिसीजन गलत है। जो लोग उनको ये समझते थे कि भाई आप मोदी को हराने के चक्कर में इतना धुन में सवार हो गए कि आप गवर्नेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, उनके लिए डिसीजन सही है। डिपेंड्स विच साइड ऑफ द आइल यू सिट। प्रशांत किशोर किस साइड है? मेरी समझ से जो उन्होंने डिसीजन लिया वो ठीक था, लेकिन मैं उसके मेथड से एग्री नहीं हूँ, और मैंने इसको IIT दिल्ली में भी कहा कि आइडियली उनको जब उन्होंने चेंज किया तो ही शुड हैव सॉट ए फ्रेश मैंडेट। कभी, वैसे तो बहुत व्यस्त हैं आप, पर आई एम श्योर जितना आपसे बात करके लग रहा है, कभी एकांत में बैठते होंगे तो सोचते तो होंगे कमबख्त सियासत क्या चीज़ है। 2009 लुधियाना रैली, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ के नरेंद्र मोदी ने ऊपर कर दिया, तो कितने गुस्सा थे नीतीश कुमार। किताबें लिखी गई, वो किस्सा बार बार दोहराया गया, वो तस्वीर पटना में चिपका दी गई तो डिनर कैंसिल कर दिया गया है। और 2019 एकदम जय वीरू राम लक्ष्मण है, तेल और गुड़ की गोंद। क्या है ये सियासत? मतलब नीतीश मेज पीट रहे हैं इसी पटना में कि बाय हुक एंड क्रोक जैसे भी होगा सत्ता हासिल करूंगा और उसका काम बेहतरी के लिए करूंगा। वही नीतीश कुमार गांधी मैदान की रैली में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लालू बार बार पूछवा रहे हैं। वही नीतीश कुमार 2000 में विधानसभा में बैठे हैं और 4-6 निर्दलीय हथकड़ी लगा के आते हैं, उनकी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ही गेट्स एम्बैरेस्ड कि नहीं चाहिए। सुंदर सिंह भंडारी को, फिर राबड़ी देवी को शपथ दिलवानी पड़ती है। और वही नीतीश कुमार फिर लालू जी के साथ जाते हैं, वही नीतीश कुमार फिर लालू जी से अलग हो जाते हैं। क्या है सियासत? देखिए, पहली बात तो एज ए यंग पर्सन you should be cognizant of the reality of politics as it is for right or wrong reasons. At the same time, be appreciative कि it's not unique to नीतीश कुमार। आप केरल से शुरू कीजिए और कश्मीर तक आइए, गुजरात से शुरू कीजिए, अरुणाचल तक जाइए, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा पार्टी, आपको कोई पार्टी ऐसी मिलेगी नहीं जिसने पिछले 15 साल में या 20 साल में कम से कम 3-4 बार ऐसा पॉलिटिकल टर्न न लिया हो। अब चंद्रबाबू नायडू जी को देख लीजिए, नेशनल फ्रंट में थे, फिर वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में आ गए, फिर वाजपेयी जी के गवर्नमेंट से बाहर चले गए, फिर मोदी जी की सरकार में आ गए, फिर मोदी जी की सरकार से बाहर चले गए। ममता जी को देख लीजिए, मायावती जी को देख लीजिए, पटनायक साहब को देख लीजिए, जिस किसी को भी आप जानते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये देश की राजनीति की सच्चाई है, सही है गलत है, लेकिन है यही है। अगर आप कोई एक आदमी ऐसा कर रहा होता, एक पार्टी कर रही होती, तो एज ए वोटर और एज ए ओपिनियन मेकर यू कुड हैव मेड एन ओपिनियन कि भाई ये आदमी को कास्ट आउट करो, क्योंकि ये आदमी तो बड़ा फालतू है, ये हमेशा पलटता रहता है। लेकिन सच्चाई है कि हर आदमी पलट रहा है, तो अब आपके पास उपाय क्या है? किसी को तो चुनना ही पड़ेगा। आप DMK को देख लीजिए, किसी पार्टी को, जिस पार्टी को भी आप जानते हैं, इंक्लूडिंग लालू जी की पार्टी। चूँकि आप पीछे गए तो आपको पता होगा 2000 जो पहली BP सिंह की सरकार बनी थी, तो उसमें लेफ्ट और लालू जी दोनों लोग की पार्टी सपोर्ट कर रही थी। BP सिंह की सरकार को सपोर्ट करने वाले एक और भाजपा, एक और लेफ्ट जी, रामो वामो, तो सारे रामो वामो थे ही। तो ये सच्चाई है। दूसरा, एज ए यंग पर्सन यू शुड अंडरस्टैंड कि जितनी, इससे जो सीखने वाली बात है कि जितनी एनिमोसिटी आपको पब्लिकली दिखती है इतनी होती नहीं है। बिल्कुल, वो तो आपको दिखाने के लिए भी कई लोग मेज थपथपाते रहते हैं, और हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं।
तो उतना एक्साइटेड होइए मत। और नहीं तो अगर आप बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे तो अगले दिन सुनिएगा कि देश हित में भाई साहब पलट गए, आप में ठपठपाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके लिए आप लाठी डंडा कर रहे थे, जिसके लिए जेल भरो आंदोलन चला रहे थे, वो उधर चला गया, आप में ठपठपा रहे हैं। डू नॉट लूज योर ऑब्जेक्टिविटी, डू नॉट लूज योर ऑब्जेक्टिविटी। कई बार ऐसे डिसीजन पॉलिटिकल पार्टीज के अपॉर्चुनिज्म भी हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ से भी ड्रिवन है, और कई बार थोड़ी मजबूरी भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जानबूझ के ऐसा करना चाहता है, लेकिन कई बार मजबूरी भी है। सरकार नहीं बन रही है तो आपको किसी न किसी से अलायंस करना है। साथ ही जहाँ तक चुनने की बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके दोनों पैर सलामत हैं तो कोई आपको सोने की भी बैसाखी देगा तो क्या आप लेंगे? कोई नहीं लेगा। अब आपका पैर एक कटा हुआ है तो रोइए या गाइए, सोने की या लकड़ी की, बैसाखी तो लेनी ही पड़ेगी। तो सच्चाई ये है कि जदयू की अपने दम पे सरकार बनाने की यहाँ ताकत है नहीं, तो किसी से तो समझौता करना पड़ेगा। अब जिससे समझौता आप करेंगे, समाज का एक वर्ग जो उस समझौते को सही नहीं मानता है वो आपके खिलाफ हो जाएगा। रिम्स में लालू जी से क्या बात हुई? रिम्स में लालू जी से उनके हालचाल, उनकी तबीयत, उनके परिवार, जो बात लालू जी से हमेशा होती रही है वही हुई। पॉलिटिकल बात भी हुई, इसमें कोई दो मत है नहीं। पसंद करते हैं आपको? पसंद करते हैं, लालू जी भी करते हैं पसंद, नीतीश जी भी बहुत पसंद करते हैं। अरे कोई बात, नीतीश जी का तो पता ही है, क्यों जोड़ रहे हैं ये? मोदी जी भी बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और अमित शाह जी? अमित शाह भी बहुत पसंद करते हैं। आपने सुना ही अभी नीतीश जी ने कहा कि भाई मतलब उसको जो मीडिया ने मिस इंटरप्रेट करके चलाया, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि इनके आने के लिए तो अमित शाह फोन कर रहे थे, तो वो तो सुना तो ये भी कि नीतीश के उस बयान के बाद प्रशांत बहुत नाराज थे नीतीश से। नहीं, नाराज क्या थे, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इनके पत्रकारों ने उनसे पूछा, पत्रकार महोदय ने पूछा कि भाई आप इनको कैसे है कि आप बाहर से लाकर नंबर 2 बना दिए, इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिए। तो एक तो उन्होंने उत्तराधिकारी वाली बात क्लियर करी कि भाई राजतंत्र है नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही कि हमने नहीं बनाया, हम ही ने नहीं बनाया, इनके लिए तो भाजपा के लोग भी कह रहे थे। उस नीतीश कुमार तो बहुत अमित शाह से पूछ के ही तय करते हैं। अब बताइए, कोई पूछ के तो करेंगे नहीं। हाँ। लेकिन ये जरूर हम लोग का दोनों का मत था कि अगर मैं वापस आ रहा हूं तो गिवन माई पास्ट, ये हम लोग का मत था कि भाई आपके जो सहयोगी दल है उनसे भी आप पूछ लीजिए कि उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे आने की वजह से। अगर तकलीफ होगी तो आने का कोई फायदा नहीं है। उस संदर्भ में अमित शाह ने उनको फ़ोन कहा होगा, इन्होंने पूछा होगा, अमित शाह ने कहा होगा। लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह से पूछ कर अपनी पार्टी में डिसीजन लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। क्या ये अमित शाह, प्रशांत किशोर, आप तो सबसे सीखते हैं, क्या सीखा अमित शाह से? बहुत कर्मठ व्यक्ति हैं। बहुत लंबा मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि ट्रेडिशनल चुनाव लड़ने का जो तरीका है उसको अमित शाह बहुत बेहतर समझते हैं, और कार्यकर्ताओं की और पार्टी के संगठनात्मक चीज़ों की समझ उनकी जो है वो बहुतेरे नेता जिनसे मैं मिला हूं उनसे उनकी बेहतर। और चुनाव की समझ, वही मैं कह रहा हूं, चुनाव की समझ उनकी बहुत अच्छी है। लेकिन चुनाव, वो बिहार का डीएनए नहीं समझ पाए। वो ठीक है, चुनाव तो कभी आप कोई हार सकते हैं, जीत सकते हैं। मैं यूपी में चुनाव कर रहा था तो मुझे समझ में नहीं आई बात, लेकिन ये संभव है कई बार कि आपको समझ हो लेकिन आप जो करना चाहते हो आप उसको एग्जीक्यूट ना कर पाएँ, इसलिए भी हार जाएं। तो ये कहना कि अमित शाह को बिहार की समझ नहीं है वो ठीक नहीं है। ये भी बात हो सकती है कि आप सामने वाला आपसे भारी पड़ गया, और ये भी वजह हो सकती है कि आपकी समझ तो ठीक थी लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो कोई भी इसमें वजह हो सकती है, और इट कुड बी इवन मिक्सचर ऑफ वन ऑफ दीज 2-3 थिंग्स। ये भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर मिशन यूपी के लिए 13-14 पॉइंट कागज़ों पर लिखें और 2 ही 3 माने जाएं और रिपोर्ट कार्ड प्रशांत किशोर का ख़राब हो जाए। अब इट्स अ पार्ट। किसने किया था वीटो? 24 अकबर रोड में हुआ था या 10 जनपद में? मिशन यूपी 2017। भाई देखिए, मेरी जो रिकॉल जहाँ तक मेरी है, जो कि कमाल है। अब आप उसमें कुछ छोड़ दें तो बात और है, क्योंकि सियासत में है। नहीं, कमाल नहीं है, सियासत में नहीं। आपने पहले कहा, मैं ज़्यादा
मतलब साफ गोई से ही ज़्यादातर बात करता हूँ, जो संभव है बोल पाना। उनसे देखिए, कांग्रेस से मैंने इसको अर्णव गोस्वामी जिनका बहुत बड़ा इसमें इंटरेस्ट है ये निकालने में कि भाई प्रियंका को किसने रोका सेंसेशनलाइज करने के लिए, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू पे पूरा ग्रिल किया इस क्वेश्चन को लेकर। ओहो। मैंने उनको बताया भी कि भाई देखो ऐसा है कि मेरा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था। बिहार जीतने के बाद राहुल जी से यहाँ वो शपथ ग्रहण में आए थे तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आइए हमारी मदद हम लोग साथ में काम कर सकते हैं। उसके बाद असम और 3 राज्यों में चुनाव हुए थे अप्रैल 2016 में, उसमें कहीं हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। तो मैं तो यहाँ खुश था अपना जो बिहार विकास मिशन बनाना और चलाना। आपके पुराने साथी जरूर काम कर रहे थे दूसरी पार्टी के लिए, रजत सेठी। रजत सेठी मेरे मित्र नहीं है, वो तो देखिए CAG और IPAC में अभी तक कुल 3000 से ज़्यादा बच्चों ने काम किया है, जिनको आपने मेंटर किया है। सबको व्यक्तिगत तो नहीं किया है लेकिन मेरे साथ काम किया है, तो आप कह सकते हैं। एंड आई टेक ग्रेट प्राइड इन दिस फैक्ट कि मैनी ऑफ देम आर नाउ इंडिपेंडेंट। दे मे और मे नॉट बी वर्किंग विथ मी, बट what I take as a final takeaway from my 4-5 years of last 4-5 years is that there is a greater realization on part of politicians that professionals could do some help. Yes. So today, as if you look around, there are more than 20,000 individuals who are working with political ecosystem without joining any party, and they are not necessarily working with Prashant Kishore, but because there is a greater realization कि भाई जो काम PK ने किया या मोदी जी के टीम ने किया उस तरह का काम कोई लड़का कर सकता है, तो मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक हर आदमी ऐसे लड़कों को ढूंढ रहा है। तो ऐसे लड़के काम करते हैं तो उससे फ़ायदा है, एक नया डोमेन शुरू हो गया, लड़कों की भागीदारी बढ़ गई पॉलिटिक्स में। एंड बॉयज प्लेड वेल इन असम। हाँ, लेकिन रजत सेट्टी कभी CAG का हिस्सा नहीं था। Rajat Sethi, to the best of my recall, I think he is married to someone who worked with me, Subhrastha. Your recall is right. He is married to Subhrastha. Yes, so she used to work with me during Bihar elections. No, even in CAG. She was with me since CAG days. Then she came and worked with me in Bihar, and after this she went. और रजत सेठी जो मुझे बताया पता जो मुझे है कि वो राम माधव जी से जुड़े रहे हैं पहले, और चूँकि दोनों लोगों की शादी हुई है और वहाँ पे उन्होंने काम करा है। रजत सेठी का CAG से या IPAC से या मेरे से कोई सीधा सरोकार नहीं है। So you were telling me कि राहुल मिले रैली के मंच पे, उन्होंने कहा हमारी हेल्प रैली के मंच पे नहीं, वहाँ शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद हाई टी थी तो उसमें बात हुई, फिर उसके बाद वो संपर्क चलता रहा। तो हमने कहा कि भाई हम तो यहाँ पे ऑलरेडी लाल बत्ती मिल गई है। लाल बत्ती तो कभी नहीं ली, मेटाफर। हाँ, मेटाफोर आप कह सकते हैं। लाल बत्ती नहीं ली, सुरक्षा नहीं ली। आज भी आप मेरी गाड़ी देखिएगा तो मैं कांस्टेबल भी साथ में नहीं रखता हूँ। मैंने उनका वो ऑफ़र माना नहीं। फरवरी के महीने में उन्होंने फिर मेरे से एक चर्चा हुई थी, जो उन्होंने बताया कि यूपी अगर आप कर सकते हैं क्या। तो जब आप यंग होते हैं, थोड़ा सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो थोड़ी हवा भी हो जाती है, तो आपको लगता है कि अब देश में सबसे बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज, मैंने अपने लड़कों से बात करी होगी उस समय, तो सबने कहा कि अगर यूपी में कांग्रेस को जिता दिया तो इससे बड़ी कोई लड़ाई जीत नहीं होगी। तो फिर 2-3 महीने उसमें अब उस लालच में आ गए, फिर यहाँ से छोड़कर चले गए। जैसा मैंने आपको बताया, 3 महीने यूपी की खाक छानी, एक प्लान बनाया, और उस प्लान का ये हिस्सा था कि प्रियंका गांधी एज ए फेस, यूपी कांग्रेस की फेस बने। मार्च 29, इफ़ आई गेट इट राइट, इफ़ आई रिकॉल इट राइट, 29 मार्च 2016 को मैंने ये उनको प्रेजेंट किया होगा कि भाई इस तरह से अगर यूपी जीतना है तो ये काम करना पड़ेगा। दैट वाज 14 पॉइंट प्रोग्राम व्हाट यू जस्ट मेंशन्ड। और मार्च से लेके जून तक, क्योंकि उसमें कई रेडिकल बातें थी कांग्रेस के स्टैंडर्ड से, जैसे ये प्रियंका को फेस बनाना एंड सोनिया जी को कैंपेन लॉन्च करना, जिसमें सोनिया जी सीधे वाराणसी से शुरुआत करें। जो रोड शो हुआ, पहला मॉड्यूल ही वही था कि मैं कैंपेन ही लॉन्च करूंगा, जिसमें सोनिया जी जाके सीधे मोदी जी को चैलेंज करें वाराणसी से। तो उस तरह की 14 मॉड्यूल, मतलब इस तरह के हर चीज़ को एक मॉड्यूल मानते हैं हम लोग। चाय पे चर्चा नहीं, चाय पे चर्चा जैसे एक मॉड्यूल हुआ जी, तो एक रोड शो मतलब एक मॉड्यूल है, या 70 रोड शो एक मॉड्यूल है मेरे लिए। तो 14 तरह के अलग अलग कैंपेन, 3 महीने चर्चा हुई। जून में उन्होंने बात मानी, कैंपेन की शुरुआत हुई। उसका प्रमाण ये है कि सोनिया जी ने रोड शो किया वाराणसी में, उसके बाद राहुल गांधी ने किसान यात्रा करी 30 दिन, देवरिया से लेकर दिल्ली तक। जैसे ये रेडिकल मूव था, मैंने उनको बताया कि आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं, आप एक बार जब बस पे बैठिए देवरिया में, तो जब तक दिल्ली नहीं पहुंचिएगा तब तक यूपी में ही रहना है।
क्योंकि उस समय एक वो छवि थी कि आते जाते रहते हैं, सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। बहुत लोगों को ये ध्यान में नहीं है कि यूपीए 2 के फार्म लोन, यूपीए 1 के फार्म लोन वेवर के बाद देवरिया यात्रा के बीच के जो 6 साल हैं, किसी ने फार्म लोन वेवर की बात नहीं कही है। ये हम लोगों ने कही बात, राहुल गांधी ने से कहलवाई कि फार्म लोन वेवर, वो पूरी यात्रा फार्म लोन वेवर के लिए, किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, ये स्लोगन था। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जब भाजपा ने उसका काउंटर किया तो मोदी जी ने कहा कि ये तो कह रहे हैं माफ़ करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले कैबिनेट में उसको अनाउंस करेंगे वहाँ। और तब से लगातार 2 साल से कर्ज माफ़ी की बात चल रही है हर जगह, कुछ सरकारों ने किया भी। जो सारे इकोनॉमिस्ट टीवी डिबेट में और ओपेड में रोना रोते हैं कि ये कर्ज माफ़ी का चलन कहाँ से शुरू हो गया, ये कल्प्रिट बैठा हुआ है। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल्प्रिट की बात नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एज ए यंग पर्सन, इफ़ यू आर एसोसिएटेड विथ कैंपेन्स, हाउ डू यू क्रिएट इम्पैक्ट बियॉन्ड व्हाट मीडिया राइट्स, कि आपने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, हराया, चुनाव जीते, हारे। जैसे बिहार में 7 निश्चय जो आप सुन रहे हैं, ये मोदी जी ने 1,50,000 करोड़ का पैकेज आके यहाँ घोषित किया था, तो 7 दिन तक सन्नाटा रहा बिहार में हम लोग के कैंप में। ऐसा लगा कि अब तो चुनाव हार ही जाए, तो कैसे काउंटर करें, तो उसके काउंटर में ये 7 निश्चय बनाया गया। उस समय उसको लॉन्च किया गया, कोई घोषणा पत्र नहीं आया, 7 निश्चय पे ही चुनाव लड़ा गया। आज तक 7 निश्चय ही सरकार के कार्यक्रम का मेन कोर है। तो समटाइम यू टेक ग्रेट प्राइड, पीपल से व्हाट ड्राइव्स यू टू डू दिस, दिस इज व्हाट ड्राइव्स यू टू डू दिस, कि बिहार में चाहे सरकार लालू जी के साथ हो या भाजपा के साथ हो, 7 निश्चय तो है ही। और वो उसको हम लोगों ने उसको बनाने में, उसके डिज़ाइन में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये तो सक्सेसफुल कैंपेन है। मैं आपको यूपी का एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि एक हारे हुए कैंपेन में भी आप इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लोकतंत्र में इतनी ताकत है, क्योंकि अगर आपने नेता को मजबूर कर दिया कि ये प्रॉमिस करे, तो उससे जनता को फायदा है। अगर आपने ठीक प्रॉमिस कराया है तो उससे जनता को फायदा होगा। तो फिर मैं जो आपको बता रहा था कि देवरिया की यात्रा हुई, लेकिन उसके बाद जो 12 मॉड्यूल थे, तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये बात हो गई कि अब तो बड़ी हवा बन गई है, तो इसको भंजा लिया जाए तुरंत। और उन्होंने भंजा लिया कि जिस अखिलेश यादव से आज 1 सीट नहीं मिल रही है, उसी अखिलेश यादव ने 110 सीट दिया कांग्रेस को। तो थोड़ी बहुत जो ग्रास रूट पे कांग्रेस की सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसको उन्होंने अलायंस करके इनकैश कर लिया, जो कि डिजास्ट्रस साबित हुआ लेटर ऑन। मेरी गलती ये है कि मैं उस डिसीजन में सहभागी नहीं होने के बावजूद मैंने अपना नाम हटाया नहीं। आई एग्री टू इट। अब ये कहना कि भाई मुझे हट जाना चाहिए था, मैं उसके अपोज में हूँ, वो शायद ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई जो अलायंस हुआ उसमें मैं भी सहभागी था, वो गलत डिसीजन था और हार का ठिकरा मेरे सर पे फोड़ा जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश यादव भी यही कहते हैं, गलत डिसीजन था। भाई अखिलेश यादव बहुत बड़े नेता हैं, हम तो छोटे आदमी हैं, इसलिए हमने कहा कि हमारी जिम्मेवारी है, हम आपको एडवाइस कर रहे थे। इसलिए उसके बाद राहुल से मेरा आज भी व्यक्तिगत बहुत, फैमिली से बहुत अच्छा रिलेशन है। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई ऐसा है, अब हम लोग साथ में काम नहीं करना चाहिए हम लोगों को, इसलिए कि मैं जो कहूँगा वो करा नहीं पाऊँगा तो आपका फ़ायदे के बजाय नुकसान हो जाएगा। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यूपी में कांग्रेस अगर अपने ट्रेडिशनल तरीके से लड़ती तो भी 7 से बेहतर लाती, और अगर मेरे तरीके से लड़ती तो भी 7 से बेहतर लाती। लेकिन ना उधर के रहे ना इधर के रहे, दोनों ओर से मिक्स मर्ज कर दिया तो बहुत हालत ख़राब होगी। मान लीजिए आपने कहा अच्छे ताल्लुक हैं, एक तो मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर हिंदुस्तान के इकलौते आदमी होंगे जो ये दावा कर सकते हैं कि मेरे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों से बहुत अच्छे ताल्लुक। दोनों के घर में जा सकता हूं। कोई नहीं कहता और कह ही नहीं सकता कोई, ना कहे। अब जो सच्चाई है मैं आपको पता है, आप पत्रकार हैं, मान लीजिए राहुल आते हैं और पिंकी प्रॉमिस करते हैं कि प्रशांत अब की बार सब बात मानूंगा। नहीं, हम हमारे वो जो ताल्लुका, देखिए बात तो मान ली ना, एक तो मान ली प्रियंका आ गई। नहीं, आपने पूरे दिन कांग्रेस का कोई आदमी इतना फ्रीक्वेंटली नहीं दिखा, जो टीवी चैनल लगाओ प्रशांत किशोर बोल रहे हैं प्रियंका गांधी की आमद पर। वो इसलिए कि आप लोग ऐसा मानते हैं कि प्रशांत जी कह रहे थे, तो अब आप इस पर रिएक्शन दीजिए। तो मीडिया में समस्या ये है कि आप कोई मर गया तो आप माइक में बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है। तो अब भाई हम उस दिन मैं हैदराबाद में था, कहीं फील्ड में था, इतने फ़ोन कर रहे हैं कि भाई आई प्रियंका जी हैं, यूपी में आई हैं,
मैं बिहार का राजनीति करता हूं और हैदराबाद में हूं, मेरा क्या लेना देना इससे? नहीं नहीं साहब, आपने ही कहा था, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, अब आप बताइए इस पर क्या होगा। अरे भाई, इसी संदर्भ में हाँ, बाकी ट्वीट मैंने खुद से ज़रूर किया है। मैंने उनके आने की बात को उनके आने के डिसीजन का स्वागत किया है, क्योंकि मेरा अपना बिलीफ उस समय था कि उनके आने से कांग्रेस को यूपी में कम से कम बहुत बड़ा फायदा हो सकता है लंबे समय में, 19 में के नज़रिए से नहीं। 19 में क्या होगा यूपी में जी? पता नहीं, लड़ाई तो भाजपा और महागठबंधन में ही दिख रही है वहाँ। मुझे इतनी समझ अब है नहीं, क्योंकि मैं तो उससे कटा हुआ हूँ। मैं टीवी में होता तो इसका ये निष्कर्ष निकालता कि प्रशांत किशोर ने कहा कि लड़ाई महागठबंधन में है, प्रियंका के आने से भी कांग्रेस के भविष्य पर 19 में कोई असर नहीं होगा। वो अभी आपको ऑन रिकॉर्ड कह देता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दो की दो ही रहेंगी। देखिए, संख्या का तो कोई जो अनुमान लगाता है चुनाव में, no matter how smart the person is, no matter how good his or her methodology is, it is almost equivalent to calling a coin. What you can gauge is the direction. तो डायरेक्शनली तो ऐसा ही लगता है कि वहाँ लड़ाई भाजपा और महागठबंधन में है। प्रियंका जी कितनी काबिल हैं, कितनी क्षमता है, कितना इम्पैक्ट कर पाएंगी, उसको 2 महीने के नज़रिए से देखना ना देखने वाले के लिए सही है, ना जिस प्रियंका जी के लिए वो सही होगा। आपको उनको 2 साल, 4 साल, 5 साल समय देना चाहिए, फिर देखना चाहिए। अगर मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये देखना हो कि वो क्या इम्पैक्ट यूपी में कर पाती हैं, then I will look at 2022 election of UP and see if she is being able to create impact in the Vidhan Sabha election or not, because that would have given her 2 years time to build something. 2 महीने में तो आप क्या कर सकते हैं? आप में चाहे जितनी भी बड़ी क्षमता क्यों ना हो, 2 महीने में कुछ बहुत कर पाएंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। बट if I'm proven wrong, then I will learn one more lesson. प्रशांत, एक लेसन मैं भी लर्न करना चाहता हूँ। ये बहुत इंटरव्यू के फ्लो से नहीं जुड़ा है, पर क्या था दिमाग में? मतलब बीजेपी कहती है बूथ जीतो, सीट जीतो। जब आप कांग्रेस के लिए, चूँकि मैं यूपी से हूँ इसलिए और अतिरिक्त दिलचस्पी है, कांग्रेस के लिए जब आप कैंपेन डिज़ाइन कर रहे थे, वो घाट यात्राएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, बूथ के लेवल पे कांग्रेस की कमज़ोरी कैसे दूर होगी? देखिए, मतलब उसके लिए भी कोई प्लान रहा होगा? हाँ बिल्कुल। मेरी जो अपनी समझ है, जिस तरह से मैं इलेक्शन देखता हूँ, प्लान करता हूँ, उसमें एक बड़ा कंपोनेंट होता है टू यूज़ द सपोर्टर्स एज वॉलंटियर्स एंड वॉलंटियर्स एज कार्डर। तो जिन पार्टियों के पास कार्डर नहीं हैं, आपको ये देखना चाहिए कि जिन पार्टियों के पास कार्डर नहीं रहे, आखिर वो चुनाव कैसे जीतते थे। यूएस में अगर कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रहा है, उसके पास तो कार्डर है नहीं, वो कैसे चुनाव लड़ते हैं? जो आपके सपोर्टर होते हैं, आप उनमें से विलिंग लोगों को, विलिंग वॉलंटियर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन यू पुट देम टू वर्क। वही काम हम लोगों ने बिहार में भी किया होगा, वही काम मोदी जी के इलेक्शन में भी किया होगा। सो यूज ऑफ supporters as professional volunteers is the single most differentiator in the method which, if there is a method, the method which we apply versus what say Amit Shah would apply. Amit Shah would use the rank and file and the cadre of the party. I would use the party structure, but my focus would be more on getting newer people outside the system and put them to use. क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ चुनाव के नज़रिए से आ रहे हैं, समझ उनकी राजनीति की भले कम हो, लेकिन डेडिकेशन और काम करने और कुछ कर दिखाने की का जो जज्बा है वो उसमें ज़्यादा होता है। तो वो लड़ाई में कभी कोई जीत सकता है। बिहार में वो वॉलंटियर्स भाजपा के काडर पे भारी पड़े, संभव है कि यूपी में वो काडर मेरे वॉलंटियर्स पे भारी पड़ सकते थे, हालांकि वो कर नहीं पाए हम लोग। उसके लिए, ये वॉलंटियर बनाने के लिए आपको ज़रूरत है चेहरे की। You need a big face around which you build a narrative, who is inspiring enough for a lot of people to give up what they do and come and work for that person or the party for 5 months, 6 months, 8 months, 9 months. And that is why what I do is so much dependent around a face. अगर प्रियंका नहीं है तो क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि फिर उतने लोग आएंगे नहीं काम करने। आपको लाखों लोग चाहिए, फुट सोल्जर्स। वो तभी आएंगे जब आपके पास एक अट्रैक्टिव फेस हो पीएम के लिए, सीएम के लिए। तो वो उस मेथड की लिमिटेशन है। यू कांट मोबिलाइज hundreds or thousands of volunteers in US unless you have a presidential nominee. लेकिन जो पार्टी है वो बिना फेस के भी लड़ सकती है, क्योंकि पार्टी के पास रैंक एंड फाइल है, कैडर है, ऑफिस बियरर्स हैं। वो हम लोग के पास होते नहीं, ये फ़र्क है।
तो यूपी के प्लान में एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफ वॉलंटियर्स खड़ा करने की बात थी, क्योंकि कांग्रेस का काडर आप 6 महीने में नहीं बना सकते हैं, किसी पार्टी का नहीं बना सकते हैं। और जो लोग कहते हैं अरे आप तो कैसे करते, नीचे काडर होता नहीं, ये तो ऑब्वियसली हमें पता है काडर नहीं था, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट शॉर्ट टर्म में बनाया जा सकता है। करिश्मा, अगर मतलब फेस में करिश्मा है तो आप पीछे सिस्टम को यूज करके टेम्पररी काडर बना सकते हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ। चूँकि आप बिहार में सक्रिय हैं, ग्रास रूट पर बहुत ज़ोर है, प्रियंका गांधी का जिक्र हो रहा है, इसलिए उनसे जुड़ा आखिरी सवाल। कई पॉलिटिकल पंडित ये कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा और उन पर लगे इल्ज़ाम ब्रांड प्रियंका को थोड़ा सा फीका करते हैं। आपके पास ज़मीन से क्या फीलर्स आ रहे हैं, ब्रांड प्रियंका या लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, एंड व्हाट यू पर्सनली थिंक अबाउट इट? देख, मेरे पास कोई फिलर तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ। नहीं, लोग चर्चा तो करते ही हैं ना। मुझे और नहीं बिहार लगता के है, लोग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनका तो वितान बहुत बड़ा है ना कि विदाउट गेटिंग इनटू मेरिट ऑफ द एलिगेशंस और द चार्जेस, वेदर दे आर ट्रू नॉट ट्रू, दैट्स नॉट माय डोमेन, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन रामायण में एक कहावत है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। एक बार जनता ने आपको अपने सर पे बैठा लिया तो आपकी 10 कमियां भी अगर हैं तो छुप जाती हैं, अगर है तो। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि ये आदमी ड्रैग है, ये एपिसोड ड्रैग है, वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक बार जनता की दिमाग में बैठ गया कि आपको नेता बनाना है या आपको पसंद करने लगी जनता, तो कई कमियां जो आपकी हैं वो छुप जाती हैं। एक बार जनता मोदी को मानने लगी तो ऐसा नहीं कि मोदी जी में कोई कमी नहीं है। एक बार नीतीश को जनता ने पसंद कर लिया तो सारे ये पार्टी को उलटना पलटना सब किनारे हो जाता है। आदमी कहता है जो डिसीजन लिया होगा ठीक ही लिया होगा, भले के लिए लिया होगा। तो ये जो रामायण की कहावत है वो आज भी चरितार्थ होती है। इसलिए मीडिया या एनालिस्ट या जो लोग इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दे विल ऑल बी प्रूवन रॉन्ग। इफ शी इज सक्सेसफुल, this will not be an issue. If she is not successful, she will not be successful for other reasons, not because of this thing. ये ऐसा मैं मानता हूँ। जी जी बिल्कुल। ये अगला सवाल प्रियंका गांधी से जुड़ा नहीं है, वाक्य वहीं से शुरू होता है। जब प्रियंका के एंट्री की खबर आई तो आप हैदराबाद में थे। जी। जगन रेड्डी की भी किस्मत बदलने वाली है क्या? मुझे लगता है कि ही विल बी द चीफ मिनिस्टर इन 4 months टाइम। ही शुड बी और ही विल बी। अब ही विल बी तो देखिए वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वो तो यूपी पर आईपैक लगा हुआ है, हम लगे हुए हैं। मेरा कमिटमेंट है कि भाई मेरी जो क्षमता है, आपको ये एक कमिटमेंट है जो कि मेरा पहले का किया हुआ है, जिसको मैंने जब अनाउंस किया इस स्पेस को छोड़ने की बात मैंने जब कही तो उस समय मैंने ये कहा था कि एक मेरा प्रायर कमिटमेंट है एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म वो बीच में मैं नहीं छोड़ूंगा, वो 19 तक उनकी मदद करूंगा। तो हाँ, वो बिल्कुल YSRCP का कैंपेन जो है वो मेरे द्वारा एडवाइज्ड है और आईपैक जो मेरे से मेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ उनके लिए काम करती है और हम लोग को ऐसा लगता है कि YSRCP पार्टी वहाँ जीत कर आएगी। उद्धव ठाकरे के बारे में क्या लगता है? उद्धव ठाकरे के बारे में ये लगता है कि भाई अगर एनडीए का हिस्सा रहे और एनडीए साथ में रही तो एनडीए जीत कर आनी चाहिए। मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मुलाकात उनसे मेरी जो मीडिया में भी आया है, जो उन्होंने ट्वीट किया, मैंने भी ट्वीट किया है, उसके बाद मीडिया ने भी चलाया, इससे पहले मेरी उनसे कई दफ़े मुलाकात हुई है और उन मुलाकातों का सिलसिला मेरा शुरू हुआ है उत्तर भारतीयों को लेकर, उनका जो पार्टी का स्टांस है उसको लेके कि भाई मतलब मैंने अपनी जो विधा जो मैं समझता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं इलेक्टोरल कुछ समझता हूँ, तो मैंने डाटा को या उन चीज़ों को देखकर ये उनको समझाने का प्रयास किया कि आइडियोलॉजिकली आपका चाहे जो पोजीशन हो, इलेक्टोरली ये कोई बहुत बेनिफिशियल नहीं है कि आप उत्तर भारतीयों के खिलाफ इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो करें। और उनको बात पसंद आई, हमने उनको समझाया भी और उनको ये बात में दम दिखी कि भाई ये जो है वो ओपेक स्ट्रेटजी है। इफ़ इट इज़ एन स्ट्रेटजी और इफ़ इट इज़ एन आइडियोलॉजी, इट्स टाइम फॉर यू टू डाइल्यूट इट और इट्स टाइम फॉर यू टू ट्विक इट। उस संदर्भ में मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मेरा इंटरेस्ट वो है कि शिवसेना वहाँ उत्तर भारतीयों के खिलाफ कम से कम कोई वायलेंट प्रोटेस्ट या वायलेंस को प्रोपोगेट ना करे ना। और मुझे लगता है कि आई विल बी सक्सेसफुल इन इट। उसके बदले में अगर मुझे उनसे कुछ उनको मदद करनी पड़ेगी तो आई थिंक इट्स वर्थ डूइंग। लेकिन ये करूँगा तब
जब वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि उत्तर भारतीयों की सुरक्षा की जिम्मेवारी हेंसफोर्थ महाराष्ट्र में शिवसेना की होगी और शिवसेना आगे से उत्तर भारतीयों के खिलाफ ऐसा कुछ काम नहीं करेगी। ये मेरा अपना एजेंडा है कि 20 साल 25 साल में जो लोगों ने नहीं कराया है वो मैं कराऊंगा। वो फीस के तौर पे मैं एडवाइस कर रहा हूँ, तो ये उनसे एक्सट्रैक्ट कराऊंगा कि भाई आप उत्तर भारतीयों की सुरक्षा की जो बात है वो कहिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आपको इलेक्टोरली कोई फ़ायदा है नहीं और आप अननेसेसरी उत्तर भारतीयों को या बिहारियों को, यूपी के लोगों को अगर आपके कहने पे या आपके समर्थक होने का दावा करने वाले लोग अगर उनको परेशान कर रहे हैं तो वो ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज दे आर ऑन बोर्ड एंड यू विल सी द डेवलपमेंट ऑन दैट फ्रंट। इस तरह की सलाह की ज़रूरत तो राज ठाकरे को भी है। नहीं, अब राज ठाकरे तो वहाँ कोई फोर्स है नहीं, वहाँ तो शिवसेना ही है। राज ठाकरे फ्रिंज एलिमेंट्स को तो क्या कह सकते हैं आप। राज ठाकरे बहुत बड़े नेता हैं। अब मैं उनको जाकर कोई हमें बुलाए तब तो उसको मैं बिना मानेंगे तो किसी को सलाह नहीं दे सकता हूँ। उन्होंने बुलाया होगा, बताया होगा कि भाई अगर हमें अपने आप को रीस्ट्रक्चर करना हो तो आप क्या सुझाव दे सकते हैं। तो उसमें एक सुझाव है कि भाई सुझाव पहला तो यही है कि आप इसको बंद कीजिए, ये ठीक नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने भी कोई सुझाव मांगा? नहीं, इसका एक कंटेक्स्ट है। अरविंद केजरीवाल से मैं पंजाब इलेक्शन के बाद खाना खाने के लिए गए थे। मुझे उन्होंने अपने घर पे बुलाया था, चूंकि उनकी हार हुई थी पंजाब में, तो उनका बड़प्पन है। नहीं, बड़प्पन के अलावा भी बहुत कुछ है। मैं बड़प्पन एक बयान भी है क्या कि अगर पंजाब में कांग्रेस को प्रशांत किशोर पर इतना ही भरोसा है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की जगह प्रशांत किशोर को ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना देते। फिर ब्रैकेट में लिखा है कि ये ज़रूर लिखिएगा। जी, इकोनॉमिक टाइम्स को एक उन्होंने ये इसका परिप्रेक्ष्य है कि मैं बिहार में था और उस समय अमरिंदर सिंह का कैंपेन हमने शुरू नहीं किया था, लेकिन चर्चा मीडिया में जैसे पहले से चालू हो जाती है, जैसे अभी शिवसेना के लिए शुरू कर दी है लोगों ने। अच्छा, ऐसे भोलेपन से कह रहे हैं चर्चा शुरू हो जाती है, जैसे हम कुछ नहीं करते। नहीं, बस चर्चा शुरू हो जाती। चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद करेंगे। अच्छा, तो अरविंद केजरीवाल उस समय पंजाब में ऐसी एक्सपेक्टेशन थी कि आम आदमी पार्टी उसको स्वीप करेगी और कांग्रेस तो थर्ड फोर्स है। तो अरविंद केजरीवाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे, उनसे पत्रकार ने पूछा कि भाई प्रशांत सुन रहे हैं कि प्रशांत किशोर आ रहे हैं वहाँ अमरिंदर सिंह की मदद करने के लिए। तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए ये बात कही कि अरे इतना ही भरोसा है प्रशांत किशोर पर तो उन्हीं को चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर दे। और कहा ही नहीं, उसको पत्रकार को कहा कि इसको छापिएगा जरूर। तो जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि अब तो ये करना ही पड़ेगा। तो फिर यहाँ से पंजाब गए। ईगो पे आ गई बात। ईगो पर आ गई और कुछ ऐसा ठीक है। हाँ, लड़कों, अब हमारे जो टीम के लोग थे वो ऐसा, मैंने ये पहले भी इंटरव्यू में कहा है कि 2015 में 2 इलेक्शंस हुए थे जिसमें भाजपा की हार हुई थी। एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने हराया था और हम लोगों ने बिहार में हराया था। तो आपस में ये डिबेट हो रहा था कि भाई आम आदमी पार्टी वाले ज़्यादा बेहतर कैंपेनर है कि हम लोग, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे थे कि भाई अरे वहाँ तो आपने अमित शाह को हराया तो क्या हुआ, हम लोगों ने उनसे बड़ी हार यहाँ दिल्ली में कराई, हमसे लड़के दिखाइए तो बताइए। अब की आओ तो दिखाएंगे। तो इसलिए चले गए पंजाब। फिर खाने पे चले गए। अब गलती हो गई या गलती, यू कॉलिंग इट अ गलती? अब कोई वजह नहीं थी, मैं बिहार में रह सकता था। मतलब पंजाब जाने की मेरे पास कोई ऐसी वजह नहीं थी। मतलब वो लड़कपन है और आपस में एक जो हो जाता है कि जैसे आपने एक स्टेटमेंट कोट किया तो अननेसेसरी बिना कुछ कहे हुए, मेरा पंजाब से कोई लेना देना नहीं, अमरिंदर सिंह से कोई लेना देना नहीं, कांग्रेस से कोई उस समय लेना देना नहीं। और यहाँ मैं बिहार में जो काम एक्चुअली मुझे करना चाहिए था, मुझे फोकस करके वो BVM को करना चाहिए था, लेकिन उस डिबेट में पढ़ के कि भाई कौन बेहतर इलेक्शनरिंग कर सकता है, उस चक्कर में वहाँ चले गए। एक बार जब चले गए तो एहसास हुआ कि यहाँ तो कांग्रेस की हालत बहुत ख़राब है। तो 1 साल लग गए उसको, मतलब वहाँ लड़ाई लड़ने में। आम आदमी पार्टी की ताकत वहाँ बहुत थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब वो चुनाव खत्म हो गए तो अरविंद केजरीवाल ने बुलाया, अपने घर पे मुलाकात करी। यूजुअली होता है ऐसा, बादल साहब ने भी बुलाया, उनके घर पे भी मिलने गए। तो जो लोग हारते हैं या जीतते हैं तो एक दूसरे से बाद में मिलते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। भविष्य में कभी अरविंद केजरीवाल साथ काम करने की संभावना? मैं भाई अब संभावना क्या है, जब मैं ऑलरेडी जदयू में हूँ। जदयू और आपकी दोस्ती हो जाए तब तो बाय डिफॉल्ट संभावना हो जाएगी, तब का नहीं कह सकते। तब तो पार्टी का डिसीजन है, मेरा तो डिसीजन ही नहीं है। अब तो वो फील्ड ही बंद हो गया कि किसके साथ आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अब तो किसी के साथ काम नहीं कर सकते हैं जब तक जदयू ना तैयार हो। पर आईपैक जब ये तय करता है कि उसे किसके साथ काम करना है तो अपने मेंटर प्रशांत किशोर से तो बात करता ही है। करते हैं,
बिल्कुल पूछते हैं। ये अगर मैं कहूँ कि नहीं पूछते हैं तो गलत होगा। ये बहुत सारे लोग जिनके खलीते में पैसा है और जो चुनाव जीतना चाहते हैं और जिनकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और अगर वो चाहें कि प्रशांत किशोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी सर्विस बेचता नहीं हूँ, पहले भी नहीं बेचता था। जी, क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया यही है, कभी पुलिस बचपना वाला डिसीजन हो सकता है कि आपको दिखा देंगे कि पंजाब में आपसे बेहतर कैंपेनर हम हैं। कभी क्राइटेरिया ये है कि प्रियंका को मैं लॉन्च करूंगा और यूपी में सबसे बड़ी जीत मैं हासिल कर सकता हूं, वो यूपी का क्राइटेरिया था। नीतीश जी के साथ आके काम करने का क्राइटेरिया ये था कि भाई मोदी जी के साथ काम किया और मोदी जी की आर्मी ने नीतीश जी को बुरी तरह यहाँ उनकी पार्टी को हराया था। तो हम लोगों ने, वो मैथमेटिक्स में कहते हैं, थियरम प्रूव्ड बोथ वे देन राइट हैंड्स प्रूव्ड, कहते हैं ना। कुछ देखिए, जो मैथमेटिक्स के लड़के हैं वो हंस रहे हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी ने जिनको, मतलब मोदी आर्मी ने, मोदी वेव ने जिनको हराया है, अगर उल्टा कर दें तो कहेंगे कि हाँ कुछ जानते हैं, तो इसलिए बिहार चले आए। तो सुपरफिशियल तो ये है, लेकिन सिर्फ इन्हीं बातों पे तो डिसीजन होता नहीं है, और कई फैक्टर्स होते हैं। कई फैक्टर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल वायबिलिटी है, आप बाइन कितना है, आप काम करने के लिए कितना इच्छुक हैं, आपकी टीम कितनी तैयार है काम करने के लिए। एक साल पहले मुझे तमिलनाडु में काम करने का मौका था, मेरे पास कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं हो रहा था, क्योंकि तमिल बोलने वाले लड़के हमारे पास नहीं थे उस समय, और वो कल्चर अलग है, भोजन अलग है। केरला से कोई मुझे मिला, आप बैठे हैं केरला से, इसलिए मैं उनसे पूछ रहा था कि भाई आइए कीजिए। तो लोग तो मिलते रहते हैं, लेकिन आपकी क्षमता भी कितनी है। अब मेरे पास जितने लोग हैं उतने ही मैं कर सकता हूँ, जब करता था तो पूरे देश में तो आप कर नहीं सकते। तो कई बार ममता जी के साथ, मैं, आपने पेपर ऊपर में पढ़ा होगा, ममता जी के साथ मुझे काम करना था। वहाँ मैंने मतलब 2-4-5 दिन समय भी दिया था, 51 लोग भी मेरे गए थे। फिर लगा कि यार बंगाल बहुत बड़ा है, कौन करेगा, जब तक मतलब बंगाली स्पीकिंग लोगों को हायर करें, टीम बिल्ड करें, बहुत मेहनत है, तो नहीं किया, फिर छोड़कर चले आए। पर ये सारी जो सियासी दोस्तियां हैं, ये भविष्य की संभावनाओं के लिए अच्छी हैं। ठाकरे साहब, रेड्डी, ममता जी, बस ऐसी ही है संभावना, खाली ग्लैमरस दिखती है बाहर से आपको कि इनके साथ बैठते हैं, इनके साथ डिनर करते हैं, वो सब है, लेकिन धरातल पे उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। आप अपने लिए कुछ अगर कंक्रीट चीज़ बना पाएंगे बिहार में तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो दोस्ती यारी है। अब मिल सकते हैं, फ़ोन पे कोई बधाई दे सकता है, जाकर खाना खा सकते हैं आप। बच्चे का एडमिशन कराना है तो किसी को कह दीजिएगा तो हो जाएगा। वो छोटा मोटा बात है, छोटी मोटी बात है, लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा लाइफ डिफाइनिंग बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ अपने लिए बड़ा कुछ क्रिएट कर लेते हैं तो ये ऐड ऑन हो सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। इज इट लर्निंग फ्रॉम ब्रांड मोदी कि पहले अपना एक सॉलिड प्रोडक्ट कर लो जिसको सेल कर सकें, तो बिहार में कुछ ऐसा काम कर लें जो दिखा सकें कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं, जैसे गुजरात मॉडल सेल किया गया था 2014 में? नहीं, मोदी जी ने जब ये किया तब तो बहुत बड़े आदमी थे, मतलब उन्होंने करीब, तो ये समझ में नहीं आता कि जब आप बहुत बड़े आदमी किसी को बताते हो तो तारीफ कर रहे हो कि तंज कस रहे हो? मैं बिल्कुल तारीफ कर रहा हूँ भाई। जो चीफ मिनिस्टर है और 30 साल का उनका कैरियर है जी, 15 साल एज ए RSS प्रचारक, फिर 15 साल ऑर्गेनाइजर के तौर पे बीजेपी में, और 12 साल चीफ मिनिस्टर, करीब करीब 40 साल के बाद गुजरात मॉडल, उसके ऊपर से गुजरात मॉडल, और फिर सारा प्रपंच कैंपेन का। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मोदी जी कल आए, कैंपेन हुआ, कल प्रधानमंत्री बन गए। ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो अभी वो पहले शुरुआती दौर में हूँ, कुछ महीने हुए हैं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो मेरे लिए उस तरह का एक्सटेंशन सोचना वो फुलिशनेस होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं बिहार में कुछ कर पाऊँगा खुद के लिए तो इन संबंधों का मतलब है, वरना ये ग्लैमरस साउंडिंग हैं कि भाई आप गांधी को जानते हैं, ठाकरे को जानते हैं, पटनायक को जानते हैं, ममता दी को जानते हैं, लेकिन वो तो बहुत बड़े लोग हैं। अगर आप कुछ नहीं बन पाइएगा तो थोड़े दिन के बाद आपको वो जगह नहीं देंगे, जानेंगे कि हाँ ठीक है ये एडवाइज़र हैं। आते हैं फ़ोन बच्चे के एडमिशन के लिए? मेरे खुद के बच्चे के लिए नहीं, उस पर बाद में आऊँगा, पर्सनल पे। ऐसे सिफारशी फ़ोन तो बहुत आते होंगे ना कि सर ये करवा दीजिए, वो ठेका वेका दिलवा दीजिए। मेरे पास तो नहीं आते, क्योंकि मैं लोगों को कहता भी हूँ, लोगों को जानकारी भी है कि मैं भाई सरकार में हूँ नहीं और वो काम मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए ज़्यादा नहीं आते लोग। सरकार में नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, झूठे बोलते हैं सब ऐसे ही। मेरी क्या ताकत है भाई? मेरी कोई ताकत नहीं है। मैं किसी कांस्टेबल की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा सकता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये लोगों का भ्रम है और ताकत होनी भी नहीं चाहिए।
मेरा अपना पक्का यकीन है कि सरकार में उसी को हस्तक्षेप करना चाहिए जो कि अंडर ओथ है। दोज हु आर अंडर ओथ, दोज हु आर इलेक्टेड are the only one who should contribute or interfere in the functioning of government, no matter who you are। आप कितने पावरफुल हैं, कितनी सही सोच आपकी है, अगर आप अंडर ओथ नहीं हैं तो आपको सरकार के काम काज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा मैं सोचता हूँ। आप ऐसा सोचते हैं, फिर आप एक समानांतर तंत्र अच्छी नियत के साथ आपके शब्दों में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे किया? नहीं, ये समानांतर तंत्र की गांव-गांव, शहर-शहर में लोग हिस्सा लें सियासत में। नहीं, ये तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, सरकार में नहीं, पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये समानांतर तंत्र नहीं है। अच्छा, समानांतर तंत्र में सरकारी नहीं, मैं अब सरकार से संगठन पे आ गया हूँ। संगठन तो वही मेरा काम ही है, दिन भर वही काम करते हैं, संगठन बनाना। आप दिन भर काम करते हैं और लोग कहते हैं कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह बड़े परेशान रहते हैं इससे। मुझे लगता है ये बेकार की बात है। इसमें मुझे तो प्रशांत किशोर के बारे में इतनी बेकार की बातें पटना से लेकर दिल्ली तक क्यों की जाती हैं? अब ये तो आप बताएंगे। मैंने प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपके विषय में ये पढ़ा, ये सुना, मैंने पूछा कितनी ज़्यादा गलत बातें। मैं तो देखिए इसीलिए सब कुछ पूछ ले रहा हूँ सही सही। नहीं, उन्होंने पूछा तो मैंने उनको बताया भाई आपने कितनी गलत बातें सुनी है वो बता दीजिए। मैं तो क्यूरियोसिटी से ही पूछ रहा था क्योंकि ज़्यादातर तो गलत बातें ही छपती हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई परेशान हो रहा है। अगर पार्टी की ताकत बढ़ रही है तो उनकी ताकत बढ़ रही है। आप जिन सज्जन का नाम ले रहे हैं, एक बिहार सरकार में मंत्री हैं और एक पार्लियामेंट में पार्टी के नेता हैं, तो अगर पार्टी की ताकत बढ़ेगी तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उन दोनों को ही पहले होना है, मेरे से पहले। जी भाई, समझ लीजिए अब देखिए आप लोगों की ताकत बढ़ रही है। अब मैं तो कुछ नौजवान इधर ऑडियंस के पास जाऊंगा, उससे पहले एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल। प्रशांत, वो क्या मोमेंट होता है कि जब एक बैकरूम ऑपरेशंस का मास्टर आदमी, द सो कॉल्ड मैजिशियन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, जिसने नैरेटिव बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो ये तय करता है कि अब स्पॉटलाइट का रुख घुमाने का वक्त आ गया है, अब खुद स्पॉटलाइट में आने का वक्त आ गया है। एक आप टॉक शो में जाते हैं ISB में मेरे ख्याल से जी, और उसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं जी। व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट कि एक बेबसी लग रही थी कि जब तक आप सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होंगे, या यू वांटेड अ ग्रेटर रोल, आपकी टीम का दबाव था, आपके अपने एम्बिशंस थे, या इन सब का कुल जमा मिश्रण था? आई थिंक इट विल बी मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स। बेबसी भी है क्योंकि आप कई बार लाचार फील करते हैं कि जो आप एक्चुअली करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जीत कर भी नहीं कर पा रहे हैं। एक ट्रिगर पॉइंट तो पिन पॉइंट करना मुश्किल है, लेकिन एक आपको मैं बताता हूँ। जिस ISB तो कल्मिनेशन था उसका, जब मैंने उसको आर्टिकुलेट किया कि मैं भाई अब ये ज्वाइन कर रहा हूँ। पंजाब में एक घटना हुई जिसका मुझे लगता है कि दैट वुड हैव फास्ट ट्रैक माय डिसीजन। पंजाब में जो संविदा वाले कर्मचारी हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लेकर एक प्रॉमिस मैंने, जैसे यहाँ 7 निश्चय है, वैसे पंजाब में मैंने 9 नुक्ते करके एक चुनाव का प्रचार जो किया था वो 9 नुक्तों पर किया था, मतलब 9 प्रोमिसेस ऑन द पार्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। उसमें एक संविदा कर्मचारियों को लेकर प्रॉमिस किया गया है। 1 साल तक ऐसा पत्रकारों ने या न्यूज़पेपर के माध्यम से मुझे पता चला कि संविदा कर्मचारी शायद धरने पे बैठे हुए थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री से मिलना चाहते होंगे या उनको बताना चाहते थे कि भाई आपने ये प्रॉमिस किया, इसको कीजिए, तो वो किया नहीं या मुख्यमंत्री से वो मिल नहीं पा रहे थे। तो एक उन्होंने पेपर में ऐड निकाला कि जो लोग हमारी मुलाकात चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह से करा देगा उसको 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। तो एक वहाँ पर विपक्ष के नेता हैं अमन अरोड़ा, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने उस ऐड को ट्वीट किया और कहा कि इस देश में सबसे बड़ा फ्रॉड प्रशांत किशोर है, क्योंकि चुनाव से पहले हर घर कैप्टन, घर घर कैप्टन, कॉफ़ी विद कैप्टन, एंड चुनाव के बाद नोवेयर कैप्टन। तो इस आदमी को बुलाओ और इसको खड़ा करो जनता के सामने। तो मैंने राहुल को वो भेजा मैसेज, हंसी की ही बात थी, लेकिन मैंने मैसेज भेजा कि भाई चीफ मिनिस्टर आपका, पार्टी आपकी, फ़ायदे आपके, हम यहाँ आंध्र प्रदेश में आके झक मार रहे हैं और लोग गाली मुझे दे रहे हैं, फ्रॉड मुझे कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस बात ने मेरे दिमाग में ऐसा आया कि भाई प्रॉमिस करने वाले से ज़्यादा कराने वाले को लोग ढूंढ लेते हैं कि भाई ये आदमी, इस आदमी ने कराया प्रॉमिस, और उसका जो किया नेट इम्पैक्ट है
जैसे यहाँ पर लोग क्रेडिट भी देते हैं कि अरे आपने 7 निश्चय डिजाइन किया है, तो अगर नेता कर रहा है वो काम तब तो फायदा है, नहीं कर रहा है तो गाली भी बहुत पड़ती है। तो इसलिए मुझे लगा कि यार अब ये समय आ गया, इसको छोड़िए, क्योंकि दूसरा गलती करता है और फिर उसको लंबे समय तक लोग आपको फ्रॉड मानते हैं या ऐसा मानते हैं कि आपने जानबूझ के ऐसा कहलवाया। ऐसी बात तो होती नहीं है। आप तो प्रॉमिस वो कराते हैं जिससे आपको लगता है कि नेता को वोट मिले, जो कि सही बात है। सही बात के लिए प्रॉमिस कीजिए और उसके आधार पर आपको वोट मिलेगा हम लोग की समझ से। लेकिन अगर आप आने के बाद इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो ये मेरे लिए आई ओपनर था कि भाई जो वहाँ है उसको छोड़ के आप मुझे गाली दे रहे हैं, और कोई सामान्य आदमी नहीं दे रहा, लीडर ऑफ अपोजिशन दे रहा है। तो वो भी एक फैक्टर रहा होगा। बाकी जो अपनी सारी बातें कहीं वो बेबसी भी है, थोड़ी मजबूरी भी है, आगे का रास्ता आप कैसे खुले वो भी देखने की बात है कि भाई आप आखिर ये काम कब तक करते रहेंगे कि आज इसको जिताया, कल उसको जिताया, फिर उसको जिताया। कोई अंत तो होना चाहिए, और जब पैसे के लिए आप नहीं कर रहे हैं तो कोई बड़ा गोल तो होना चाहिए लाइफ में। तो वो गोल नीतीश कुमार की पार्टी में दिखा नहीं, वो गोल बिहार आने को लेके दिखा। मेरा ये कमिटमेंट है और मैं समझता हूँ कि अगले 10 साल में बिहार को टॉप 10 में आने की जुगत लगानी चाहिए, प्रयास होना चाहिए। बिहार में 14 साल में नीतीश के राज में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि बिहार आज भी विकास के ज़्यादातर मानकों पर बॉटम 5 में ही है। उसकी एक वजह यह है कि खाई जो है पिछले 40 साल 50 साल से इतनी बड़ी हो गई है कि उसको पाटना इतना आसान नहीं है, इतना तुरंत नहीं किया जा सकता है। दूसरी वजह प्रैक्टिकल ये है कि जब आप बढ़ रहे हैं तो दूसरे राज्य तो बैठे नहीं हैं। अगर आप 10% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो दूसरा शायद 8 या 7 या 6 से बढ़ रहा होगा। तो जो गैप पूरा होता है वो 4%, 3%, 2% ही होता है। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार को अगले 10 साल में ये टारगेट करना चाहिए कि विकास के ज़्यादातर मानकों में हम टॉप 10 में कैसे आएँ, और उस एजेंडे को पूरा करने में नीतीश जी की या उनके सरकार की जो मदद आने वाले समय में मैं कर पाऊँ, उसके लिए यहाँ लौट कर आए हैं कि बिहार में अगर वो होगा तभी स्थिति बदलेगी। और 2019 का लोकसभा चुनाव छोटी मोटी बातें, ये तो चलता ही रहता है, जो राजनीतिक प्रक्रिया है। आपके लिए छोटी मोटी है, नरेंद्र मोदी की सांस रुक जाएगी आपके ये जवाब सुन के। नहीं, मैं तो उनका कोई कैंपेन करना, छोटी मोटी बात मतलब जो लोग नेता हैं राजनीति में हैं, चुनाव तो हर समय आता ही जाता रहता है, उसके वो कोई लाइफ डिफाइनिंग चीज तो है नहीं। पर नीतीश और भाजपा की दोस्ती के लिए तो काफी महत्वपूर्ण है, नहीं? मुझे नहीं ऐसा लगता है। इसका और दोस्ती से कोई लेना देना है नहीं। अगर खुदा ना खास्ता लोकसभा चुनाव में नतीजे मनमुआफिक नहीं आए तो चुनाव परिणाम जब आपके खिलाफ होते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, कुर्सी छूट जाएगी। इसमें क्या है? अगर लोकतंत्र है, जनता आपको वोट देती है तो आप राजा बन जाते हैं, जनता वोट नहीं देगी तो कुर्सी छूट जाएगी। किसकी? जिसके खिलाफ वोट पड़ा उसके खिलाफ। अब भाई अगर प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है और वोट भाजपा को या एनडीए गठबंधन को नहीं मिलेगा तो जो लोग आज सत्ता में उनकी कुर्सी छूट जाएगी। और बिहार में? बिहार का तो वोट 2020 में होगा, उसके पहले तक सरकार यही रहेगी, सुरक्षित, गठबंधन मजबूत? कोई वजह तो है नहीं सरकार नहीं रहने की। वजह तो सियासत में रोज पैदा होती हैं। अब जब पैदा होगी उसे में एनालाइज किया जाएगा। अभी संभावना एक खुला शब्द है। नहीं, अब जब जो चीज़ पैदा ही नहीं हुई उसको एनालाइज करने का क्या फ़ायदा है? अच्छा, कई लोगों ने कहा कि हम प्रशांत किशोर से सियासत के बारे में तो बहुत चीज़ें सीखते हैं, थोड़ा सा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना चाहते हैं। आर यू कंफर्टेबल? मतलब पर्सनल लाइफ में जितनी बात हो बता सकते थे वो बता ही चुके हैं। थोड़ा सा सिक्योरिटी को लेके इशू रहता है और इंटरफेरेंस की, अब कोई घर पे टिकट लेने पहुंच जाए, इसके लिए मैं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि मैं रहता कहाँ हूँ, नहीं, मेरी फैमिली कहाँ रहती है, फोन नंबर और आपका पता। फोन नंबर तो पब्लिक में मालूम है जी। मतलब मेरा अपना मानना है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं लेना चाहिए और मेरी जो फैमिली है उसको लाइमलाइट से अलग जीना चाहिए। इसलिए वो जहाँ रहते हैं, मेरा एक छोटा लड़का है, मेरी वाइफ हैं और परिवार में बाकी जैसे पिताजी हैं, माताजी का देहांत हो गया पिछले साल, और बाकी भाई बहन सब दिल्ली में रहते हैं। बिहार में अब कोई नहीं रहता है। यहाँ से जो अगर आप खबर सुनते पढ़ते हैं कि ये मेरी दादी हैं, नानी हैं, कोई है नहीं बिहार में, पिछले 10 साल से कोई नहीं है। अब तो बाबूजी भी दिल्ली रह रहे हैं? सब लोग दिल्ली रहते हैं।
चलिए, मैंने देखी, इसीलिए हम नहीं, मतलब आप अगर आप उससे नहीं, ज़्यादा मैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं, लेना चाहेंगे तो वो रेलेवेंट भी नहीं है। और बिल्कुल नहीं है, इसीलिए मैंने साफ मैं गोई ये से नहीं पूछ चाहता लिया। हूँ कि अब मेरे बेटे की ज़िंदगी अब शुरू हो जाए कि अब लोग उसको कोई कतई नहीं, फॉलो कतई कर रहा है कि कतई नहीं। वैसे भी ये Relevant ये नहीं है। मुल्क तैमूर से ही बहुत परेशान और हलकान है। और उसमें तैमूर की कोई गलती नहीं है, मीडिया की गलती है। हाँ, मतलब लोगों की अननेसेसरी क्यूरियोसिटी हो जाती है, फिर आपके यहाँ घर लोग पहुँचने लगते हैं। मेरे सिस्टर्स वगैरह जहाँ रहते हैं तो लोग पूछते भी हैं कि भाई ये सुना है, किसी किसी को खबर हो जाती है, आते जाते किसी ने देख लिया, तो वो लोग भी यही कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो कोई नहीं रहता है, हम लोग नहीं जानते हैं। नहीं, ठीक भी है, More or क्योंकि ये less वही आपका रखते हैं। चुनाव है पर्सनल, ये पब्लिक लाइफ में आना उनका। मतलब उससे पूरी ज़िंदगी अब आपकी ख़राब हो जाती है कि अब लोग दिन भर आपको टिकट लेने वाले, पैरवी करने वाले आपके घर पहुँचने लगेंगे। अब जो आदमी 80 साल का है अब वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि भाई कैसे इसको एंटरटेन करें, क्या खिलाएं, कहाँ बैठाएं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं। और मीडिया का आजकल ऐसी परेशानी है लोगों के मुकाबले कि लोग पहुँच जाएंगे, अच्छा प्रशांत जी ने ये डिसीजन लिया, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं। अरे भाई, अब परिवार पे छोड़ दीजिए जो जैसा फील कर रहा है। कोई नहीं मिला तो हमारे गांव में, हाँ, हमारे गांव में जाकर ऐसे लोगों के, ये प्रशांत जी के दादी, नहीं बक्सर का तो मैं हूँ ही नहीं जी, मेरा गांव कुनार है सासाराम के पास। अच्छा, बक्सर में मेरे पिताजी बहुत लंबे समय हॉस्पिटल तक रहे, तो establish किया। इसलिए लोगों को ऐसे गलतफहमी हो जाती है जी, वहाँ पर ऐसे ऐसे महिलाओं को कि ये प्रशांत जी के दादी का सुनिए, इनका क्या लगता है। अब हम लोग खुद वहाँ कंचा कैसे खेलते थे बचपन में, ये सब पूछे जाने लगे। हाँ, तो घर पे आके मैंने पूछा भाई ये कौन महिला है, जरा देखिए। तो घर वाले भी ढूंढ ढांढ के गांव से नहीं पता पा रहे कि ये कौन दादी है जो क्लेम कर रहा है कि दादी है। तो इस तरह की बातें पर टीवी मीडिया वालों को पता चल जाता है कौन दादी। आप चले गए गांव में, किसी ने कहा कि हम ही दादी हैं। मतलब गांव देहात में तो है, अगल बगल वाले लोग दादी जो गोतिया उतिया होते हैं तो आपको अपना परिवार ही मानते हैं। खासकर अगर आप थोड़ा कुछ कोट अनकोट सक्सेसफुल दिखते हैं तो हर आदमी आपका रिश्तेदार बन जाता है। तो फिर आपके बिहाफ में वो बयान देता है कि मैं इनके साथ बैठता था, पलता था। अब जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जो मेरे साथ कभी पला नहीं, कोई बड़ा नहीं, पढ़ा नहीं, वो भी बताता है कि इनके साथ पढ़ते थे, इनके साथ खेलते थे। बचपन से ही होनहार थे, नदी पार करके जाते थे, और ये कहानियां बचपन से ही बिल्कुल ब्लैक शिप थे, कभी कुछ अच्छा किया नहीं। मतलब हम लोग बाल प्रशांत किशोर की कहानियां नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे सब उसमें उल्टा ही लिखा होगा। मेरी माताजी तो हमेशा ही कहती थी कि भाई तुम पढ़ लिख लो, वरना ये तुम्हारे, अभी तो हम लोग हैं, अदरवाइज तुम्हारे भाई बहन तुमसे बात नहीं करेंगे, और यू विल बी, मतलब नो वन इन द फैमिली विल लुक एट यू बिकॉज यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर नॉट। जो बच्चों को जनरली पेरेंट्स बताते हैं भाई ध्यान से पढ़ो, एग्ज़ाम पास करो, ये सब बात। मैं ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं था मेरा, इसलिए सब नेगेटिव है, कुछ अच्छा कहने के लिए है नहीं। आर यू इनटू रीडिंग प्रशांत जी, आर यू इनटू रीडिंग? वक्त मिलता है किताबें पढ़ने का? पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों? आई डू अ सेक्शन, एक हमने ललन टॉप पे नई सीरीज हम लॉन्च करने वाले हैं। क्योंकि आपने इतनी सारी कॉन्फिडेंशियल बातें बताई, एक छोटा सा कॉन्फिडेंशियल एक हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड पढ़ाकू विमान। तो लड़ाकू विमान बम गिराते हैं, पढ़ाकू विमान वो लोग होते हैं जो किताबें गिराते हैं, 2 दिन में पढ़ ली, 3 दिन में पढ़ ली। नहीं पढ़ सकते हैं। एंड टू एंड किताब पढ़ना तो मुश्किल है, क्योंकि इतना समय होता नहीं। और ज़्यादातर वही है कि आप किताब तभी लेते हैं जबकि आपको सोने की ज़रूरत होती है, तो आप किताब पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। अच्छा, लेकिन पढ़ते हैं, काफ़ी किताब है। और किताब सियासत में जिनकी दिलचस्पी है उनके लिए कोई किताब आप कुछ किताबें रिकमेंड करना चाहेंगे? read the parallel lives. It's a brilliant narration comparing the lives of Subhash Chandra Bose and Jawaharlal Nehru. छोटी सी किताब है, रुद्रांशु मुखर्जी ने लिखी है, जी। और बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको एक कम से कम पता चलेगा कि वाई गांधी वुड हैव ऑप्टेड फॉर नेहरू ओवर सुभाष चंद्र बोस। ब्रिलियंट बुक। विजडम ऑफ क्राउड मैं सबको बताता हूँ कि इसको पढ़ना चाहिए, कि वाई इन डेमोक्रेसी डिस्पाइट ऑल इट्स फ्लॉज crowd or the group is likely to make right decisions than any intelligent person, because many times we start feeling कि ये सब बेवकूफ़ हैं, सब illiterate हैं, ये क्या सरकार चुनेंगे। there's a proven book. 2 बुक तो ज़रूर आपको बता सकते हैं। on the top of the mind you must read My Experiment with Truth, which is Gandhi. This is the fundamental book which every Indian should read. मुझे लगता है कि गांधी के विषय में एक लाइन में, बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, कि गांधी की कोई बात अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो ये समझिए कि आपने उस बात को समझने की अभी समझ डेवलप नहीं की है। उस आदमी ने जो कुछ भी कहा वो सही ही कहा होगा।
मैं कम से कम ऐसा मानता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गांधी ने जो कहा, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे, अगर आप उसको गलत समझ रहे हैं या समझ रहे हैं कि यार ये आदमी ने क्या ये बेवकूफ़ी वाली बात कह दी, तो समझिए कि आपको वो समझ उस चीज़ को समझने की अभी डेवलप नहीं हुई है। मैं गांधी का बड़ा क्रिटिक था शुरू में, जब 8th 9th में पढ़ता था। मैं रेलवे स्टेशन पे मैंने गांधी जी का एक कोट पढ़ा, आपने भी देखा होगा, टिकटलेस कम्यूटिंग को रोकने के लिए गांधी का मंत्र, कि मैं अगर ब्रिटिश सरकार को एडवाइस कर पाता तो उनको कहता कि सिटीजन्स को ये अनाउंस कर दीजिए कि जब तक आप टिकट नहीं लेंगे तब तक ट्रेन नहीं चलेगी। तो मैं बरसों तक सोचता था कि क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, मेरे जैसा आदमी तो टिकट लेगा नहीं तो कभी ट्रेन चलेगी नहीं। 17-18 बरस के बाद जब मैं पहली बार यूरोप गया तो मैंने देखा बस में लोग को चढ़ते हुए और लोग स्वैप कराते हैं, कोई वहाँ कंडक्टर होता नहीं है। तो उस क्षण में मुझे ऐसा लगा कि यार इमेजिन करो, उस आदमी ने इस चीज़ को 100 बरस पहले सोचा था कि अगर बस चलनी है तो आप आइए और खुद से अपना टिकट दिखाइए और कोई पूछता नहीं है, आप चढ़िए उतरिए। एंड दैट डे and I tried to reread everything what I could have laid my hand on about गांधी। और जो बात समझ में नहीं आती है तो मैं मान लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे अभी उस चीज़ को समझने की मेरी में क्षमता वो डेवलप नहीं हुई है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये द पैरेलल लाइफ्स पढ़िएगा तो कई लोग कहते हैं कि अरे सुभाष चंद्र बोस होते तो ये हो जाता, पटेल होते तो ये हो जाता। उस आदमी ने क्यों नेहरू को चुना, मैं कोई नेहरू का फ़ैन हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसका एक रैशनल आपको समझ में आएगा। और गांधी को पढ़िए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, उससे बेहतर कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पैदा हुआ नहीं धरती पे। और आपको समझ में आएगा कि जो लोग बात कहते हैं, मेरे से भी लोग कहते हैं कि भाई आपकी क्या आइडियोलॉजी है। मैं उनसे पूछता हूँ कि गांधी ने आज अगर गांधी होते तो वो गौ हत्या का विरोध कर रहे हैं तो उसके हिसाब से संघ की आइडियोलॉजी उनकी आइडियोलॉजी हो गई। उन्होंने ग्राम स्वराज की बात कही तो उसके हिसाब से वो सोशलिस्ट हो गए। उन्होंने स्टेट ओनरशिप की बात कही तो उसके हिसाब से कम्युनिस्ट हो गए। और कांग्रेस के तो थे ही, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी आप बता दीजिए कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी। मुझे आज तक कोई मिला नहीं जो बता सके कि गांधी की आइडियोलॉजी क्या थी। और बहुत पढ़े लिखे लोगों से, जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, उनसे भी मैं पूछता हूं कि आप बताइए कैसे गांधी की थॉट प्रोसेस को आप किस आइडियोलॉजी में बैठाते हैं। तो अगर आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में और पढ़ने की, मेहनत करने की, समझ को डेवलप करने की जरूरत है। सारे लोग थक नहीं गए इतने देर में? थक गए हैं क्या? हाउस द जोश। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने देर बैठे सुने, उसके लिए आपका हृदय से आभार। घेरे में नेताजी में प्रशांत किशोर के साथ इतनी बातचीत हुई, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत।